Hello guys, welcome to my channel. Do like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 1-10। मलेशिया के समुंदर किनारे एक लड़की बड़े से पत्थर पर बैठी हुई समुंदर में उफनती हुई लहरों को अपनी नीली आंखों से देख रही थी। जैसे ये नीला समुंदर अपने अंदर एक गहरा अंधेरा लेके बैठा है, वैसे ही उस लड़की की नीली आंखों के पीछे भी एक गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। तभी उस लड़की ने अपना हाथ झटके से पीछे किया और उसके पीछे अपने हाथ में खंजर लिए एक आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो आदमी दर्द से तड़प अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ और आदमी भी वहां आ गए। देखने से वो लोग किसी गैंग के गुंडे नजर आ रहे थे। वो लड़की धीरे से पीछे मुड़ी। दूध जैसा गोरा रंग, उम्र लगभग 23 साल, नीली आंखें, बड़ी बड़ी पलके, सुर्ख गुलाबी होंठ, हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच, कमर से थोड़े ऊपर तक आते हुए काले बाल, खूबसूरत चेहरा। पर उस चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उस लड़की के कोल्डोरे से वो गुंडे डर के मारे कांपने लगे। उसने अपनी नीली सख्त आंखों से सबको देखा, फिर धीरे धीरे उस आदमी का हाथ मरोड़ने लगी जो उस पर हमला करने वाला था। वो दर्द से झटपटाने लगा। वही बाकी सब उस आदमी की हालत देख पहले हो डर गए। उस लड़की ने एक नज़र उनको देखा तो वो बाकी के गुंडे वहां से ऐसे भागे जैसे किसी ने उनके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हो। वही वो अब भी उस आदमी के हाथ को मरोड़ रही थी। उस गुंडे से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दर्द से वही बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उस लड़की ने उसका हाथ छोड़ दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन को इग्नोर किया और वहां से अपनी कार लेके निकल गई। वही इंडिया में मुंबई शहर की भीड़ से दूर एक शांत जगह पर एक खूबसूरत सा विला बना हुआ था। उस विला के आसपास में कहीं भी कोई दूसरा घर नहीं था। विला के चारों ओर खूबसूरत फूल ही फूल थे, अलग अलग कर तरफ के फूल जिनकी प्रजातियां शायद अब लुप्त भी होने लगी है। पर उस विला के चारों तरफ लगे फूल उस विला को और खूबसूरत बना रहे थे। वही अंदर एक 47 साल की महिला अपने रूम की बालकनी में बैठी अपने फ़ोन में उस लड़की को उस गुंडे का हाथ तोड़ते हुए देख रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, पर गौर से देखने पर उनकी आंखों में एक गर्व भरी चमक जरूर देखी जा सकती थी। तभी उनके फ़ोन पर कॉल आया। उन्होंने कॉल पिक किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई, मैम आपने जो बोला था वो हो गया। फिर थोड़ी देर रुक, पर मैम मुझे एक बात समझ नहीं आया, आपने अपनी ही बेटी पर गुंडों से हमला क्यों करवाया? सवाल सुन उस औरत ने बस इतना जवाब दिया, वो अयाना मल्होत्रा है। ये बात शायद तुम भूल गए हो। उस औरत की बात सुन वो आदमी झेप गया। उसने जैसे ही सॉरी बोलने के लिए मुंह खोला तब तक फ़ोन कर चुका था। वो मन में बोला, मैम सच में बहुत अजीब है, कौन अपनी बेटी पर हमला करवाता है चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो। मना के अयाना, मैम इन गुंडों को तो क्या इनके जैसे 50 गुंडों को भी चुटकी में ख़त्म कर सकती है, पर फिर भी आखिर वो उनकी बेटी है। फिर अपने कंधे उचका कर, मुझे क्या, वैसे भी ये बड़े लोग हैं, इनके मामलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। इतना बोल वो वहां से निकल गया। इधर वो लड़की एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आके रुकी। बिल्डिंग के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में मल्होत्रा अंपायर लिखा हुआ था। उसकी कार को देख गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से दरवाजा खोला और उस लड़की को ग्रीट किया। लड़की भी अपना सर हिलाकर आगे बढ़ गई। उसने जल्दी से अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क की और बिल्डिंग की पार्किंग में ही बनी अपनी प्राइवेट लिफ्ट से बिल्डिंग के 85 फ्लोर पर चली गई। लिफ्ट से निकल वो सीधा अपने केबिन में चली गई। केबिन के बाहर दरवाजे पर बड़े ही रॉयल तरीके से उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, .से अयाना मल्होत्रा। ये है बिजनेस की दुनिया में राज करने वाली बिजनेस क्वीन अयाना मल्होत्रा, जिसने 14 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा लिया था। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसके सामने अपना सर झुकाता है। अपने फेस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ही रहती है। आज तक किसी ने अयाना को हंसते हुए नहीं देखा है। अयाना अपने केबिन में जाके सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वो एक नज़र अपनी डेस्क पर रखी किसी की तस्वीर को देखती है जो एक 47 साल की महिला की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देख उसकी सख्त आंखें शांत हो जाती है। कुछ पल उस तस्वीर को निहारने के बाद वो लैपटॉप ऑन कर अपना काम करने लग जाती है। तभी उसके केबिन का डोर ओपन होता है और एक 23 साल की लड़की उसके पास आती है। अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइलों को वो अयाना की डेस्क पर रख देती है और अपने हाथ बांध उसे घूरने लगती है। अयाना अपने आप पर घूरती हुई नज़रों को नोटिस करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। अपने आप को इग्नोर होता देख उस लड़की को और गुस्सा आ गया। वो अपने हाथ जोर से डेस्क पर मारते हुए बोली, आयु, मुझे इग्नोर करने से तुम मेरे सवालों से नहीं बच सकती। अयाना ने अपने लैपटॉप से नज़रें हटाकर उस लड़की की तरफ देखा। यो लड़की उसे खुद को देखते देख उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, अब बता तू इतनी देर कहाँ थी?
अयाना उसे अपनी खाली नजरों से देखते हुए बोली, अंजलि तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहाँ थी। ये है अंजलि शर्मा, अयाना की असिस्टेंट, पर दूसरी के सामने अकेले में तो ये अयाना की बॉस बन जाती है। जया अयाना की बचपन की दोस्त है। जब अपनों ने अयाना का साथ छोड़ दिया था तब अंजलि ने उसका साथ दिया था। दोनों ने सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अब आगे। अयाना की बात सुन अंजलि उसे घूरने लगी। अंजलि उसे घूरते हुए बोली, कम से कम फोन तो अटेंड कर सकती थी, या उस नीले समंदर तो देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि फोन का भी पता नहीं चला। अयाना उसकी बातों को इग्नोर कर अपना काम करने लगी। उसको ऐसे देख अंजलि ने नामे अपना सर हिलाया और अपने मन में बोली, अंजू बेटा इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नीली आंखों वाली ज्वालामुखी ऐसे ही रहने वाली है। अंजलि के कुछ न बोलने पर अयाना ने अपना सर उठा के देखा और उसको ऐसे खोए हुए देख बोली, तुझको और कोई काम नहीं है तो जाके अपना काम कर। अयाना की बात सुन अंजलि होश में आए और मुंह बना के बोली, तेरे तरह वेली ना हूं जो समुंदर किनारे जाके बैठ जाए अपने टाइम पास के लिए। फिर उठ के वहां से जाने लगी। तभी दरवाजे के पास जाके एकदम से अयाना के पास आए और बोली, तेरी बातों के चक्कर में जो कहने आई तो भूल ही गई। अयाना ने अपना सर उठा के सवालिया नजरों से उसे देखा। अंजलि सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, वो आज आंटी का कॉल आया था। अंजलि की बात सुन अयाना की आंखें शांत हो गई। वो अपनी नीली गहरी शांत आंखों से अंजलि को देखने लगी। अंजलि उसको देखते हुए बोली, वो आंटी ने हमें इंडिया आने को बोला है। वो हमें इंडिया बुला रही है। अयाना अभी भी शांत भाव से अंजलि की तरफ देख रही थी। वही अंजलि उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अयाना ने उसी शांत भाव से कहा, कल हम इंडिया जा रहे हैं, सब अरेंजमेंट देख लेना। इतना बोल अयाना फिर से अपना काम करने लगी। वही अंजलि ने अयाना को देखा और अपना सर हिलाकर केबिन से बाहर चली गई। अंजलि के केबिन से जाते ही अयाना ने अपने गले में पहने लॉकेट को छुआ, जिस पर बहुत ही प्यारे शब्दों में शिव लिखा हुआ था। लॉकेट को छूते ही अयाना की नीली आंखों से आंसुओं का एक कतरा उसके गालों पर लुढ़क गया। उन शांत नीली आंखों में आज कई गहरा दर्द नजर आ रहा था, जिसे वो अपनी नीली आंखों के पीछे छुपा लेती थी। अयाना अपनी आंखें बंद कर एक दर्द भरी आवाज में धीरे से बोली, कहाँ हो तुम शिव? वही मुंबई से थोड़ा दूर उस खूबसूरत विला में एक औरत अपने कमरे में खड़ी अपने सामने लगी एक बड़ी सी तस्वीर को देख रही थी, जिसमें एक औरत और 1 साल की बच्ची थी। वो औरत प्यार से उस बच्ची के सर को चूम रही थी। उस तस्वीर को देखते वक्त उस औरत की नीली आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। उसने प्यार से उस बच्ची के ऊपर अपना हाथ फेरा, जैसे उस तस्वीर के ऊपर से ही अपनी ममता लुटा रही हो। तभी उसके दरवाजे पर नोक हुआ। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और जाके खिड़की के पास खड़ी हो गई। 1-2 बार नोक करने के बाद किसी ने रूम का दरवाजा खोला और एक 55 साल की औरत कमरे के अंदर आई। वो खिड़की के पास खड़ी उस औरत के पास गई और अपनी धीरे मगर हल्के गुस्से भरी आवाज में बोली, सोनिया आपने फिर से अयाना बेबी पर हमला करवाया। उस औरत की बात सुन सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। अपनी बात का जवाब न मिलता देख अब वो औरत सोनिया के कंधों को पकड़ अपनी ओर कर थोड़ा जोर से बोली, सोनिया हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या आपने फिर से अयाना बेबी पर हमला करवाया? इस बार सोनिया ने बस हमें अपनी गर्दन हिला दी। सोनिया का जवाब मिलते ही वो औरत गुस्से में बोली, हमें समझ नहीं आता सोनिया आप उस बच्ची से चाहती क्या है? कम से कम इस बात का तो ख्याल रखिए कि वो आपकी बेटी है, आप माँ है उसकी। ऐसा करने से पहले क्या एक बार भी आपका कलेजा नहीं कांपा? क्या एक बार भी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि जिस पर आप हमला करवा रही है वो खुद आपका अंश है? क्या आपने एक बार भी सोचा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपका क्या होगा? कैसे करती है आप ये? अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती है आप? ये कैसी ममता है आपकी? उस औरत की बातें सुन सोनिया उनके हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, तो और क्या करूं मैं रूबी दीदी, आप ही बताइए। हाँ करवाया है मैंने अपनी बेटी पर हमला, लेकिन इसलिए करवाया ताकि उसे इतना मजबूत बना सकूं कि कोई कितना भी जोर लगा ले पर मेरी बेटी को नहीं तोड़ पाए। मैं नहीं चाहती जो मैंने सहा वो मेरी बेटी भी सहे। सोनिया अपने रूंधे हुए गले से बोली, हाँ हूँ मैं एक पत्थर दिल माँ, क्योंकि जो मैंने अपनी बच्ची के साथ किया है शायद ही कोई माँ अपनी औलाद के साथ करे। पर मजबूर हूँ मैं उन लोगों के हाथों जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। उन्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी? सोनिया अपने आंसू साफ कर, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इतनी आसानी से सब कुछ नहीं भूलने वाली। मैं अपनी अयाना को इतना मजबूत बनाऊंगी कि उसके सामने आते ही उन घमंड से चूर लोगों का सर अपने आप झुक जाए। फिर रूबी की तरफ देख, अयाना इंडिया आ रही है।
सोनिया की बात सुन रूबी पहले तो अविश्वास से उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नम आंखों से हकलाते हुए बोली, क्या सच में अयाना बेबी इंडिया आ रही है? सोनिया अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ वो इंडिया आ रही है। फिर दोबारा खिड़की के बाहर देखते हुए, अब होगा उन लोगों की बर्बादी का जश्न। वही उसके पास खड़ी रूबी सोनिया को बड़े गौर से देख रही थी। सोनिया मल्होत्रा अयाना मल्होत्रा की मां सोनिया मल्होत्रा मुंबई ही नहीं पूरे इंडिया में एक जाना माना नाम है। इंडिया के अनाथाश्रम हो या कोई चैरिटी संस्था, डोनेशन के टाइम सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। इनकी उम्र भले ही 47 साल हो, पर चेहरे से ये आज भी जवान नजर आती है। इन्हें देख के हर कोई बता सकता है कि ये अपने शरीर का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी बात, इनकी नीली आंखें। रूबी ये सोनिया की बहुत पुरानी सर्वेंट है। सोनिया रूबी को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानती है। दोनों में बिल्कुल बहनों वाला प्यार है। रूबी से ज्यादा सोनिया को कोई नहीं समझता। जब बचपन में अनाया से सोनिया दूर हो गई थी, तब मां बन के रूबी ने ही उसका ख्याल रखा था। वहीं दूसरे दिन मलेशिया के एयरपोर्ट पर लगभग 10 गाड़ियां आके एक साथ रुकी। बीच वाली गाड़ी से अंजलि बाहर निकली और पीछे की साइड का दरवाजा खोला। अयाना ब्लैक बिजनेस सूट में अपनी नीली आंखों पर ब्लैक गूगल्स चढ़ाए बाहर निकली। अयाना और अंजलि बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली गई। उनके अंदर जाते ही एयरपोर्ट के अंदर जो लोग थे वो अपना दिल थाम उनकी तरफ देखने लगे। अयाना जिस तरफ से जा रही थी, उनके सामने से लोग अपने आप हट उन्हें रास्ता दे रहे थे। अयाना बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा जाके अपने प्राइवेट जेट में बैठ गई। अंजलि और बॉडीगार्ड्स भी जेट में आके बैठ गए। वही एयरपोर्ट के अंदर के लोग अब भी वहां लगी ग्लास विंडो से अब भी उस जेट की तरफ देख रहे थे जिस जेट में अभी अभी अयाना गई थी। लगभग 6 घंटे बाद जेट मुंबई एयरपोर्ट पर था। अयाना अंजलि बाली बॉडीगार्ड्स के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली। वही लोग अयाना की खूबसूरती को देख आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, यार क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत तो आसमान की परियां भी नहीं होती है। तभी उसके पास खड़ा लड़का बोला, भाई उसकी खूबसूरती के अलावा और भी उसके आजू बाजू देख कितने बॉडीगार्ड्स है, लगता है किसी पावरफुल बैकग्राउंड से है, जरा उसका एटीट्यूड तो देख भाई। तभी उनके पास खड़ी लड़की बोली, पर मुंबई में तो सिर्फ एक ही सबसे अमीर परिवार है और वो है खुराना परिवार, और मैंने सुना है उनकी सिर्फ एक ही लड़की है, तो फिर ये कौन से परिवार से है? तभी उन तीनों को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अरे ये तो द ग्रेट अयाना मल्होत्रा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन। ये सुन उन तीनों के होश उड़ गए। तीनों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अभी सुना वो सब सच है। एक छोटी सी लड़की इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? वो जहाँ उस लड़की का बैकग्राउंड पावरफुल समझ रहे थे, वहाँ तो उस लड़की का नाम ही इतना पावरफुल है कि वो केवल अपने नाम से ही सब कुछ खत्म कर सकती है। सब आंखें फाड़े एयरपोर्ट से बाहर जाती अयाना को देख रहे थे। बाहर लगभग 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी। अयाना ने एक रॉयल ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार की चाबी ड्राइवर से ली और उसमें बैठते हुए अंजलि से बोली, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंजलि अपना सर हिलाते हुए, ठीक है पर जल्दी आना, तुम जानती हो सोनिया आंटी को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और खासकर उनकी बेटी लेट आए तो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अयाना अपना सर हिलाकर वहां से कार लेके निकल गई। अंजलि पीछे से उसकी कार को देख रही थी। उसने मन में बोला, जानती हूँ अभी तेरे मन में हजारों एहसास उमड़ रहे हैं जिन्हें शांत करने के लिए तू अकेले रहना चाहती है, क्योंकि तू अपने एहसासों को किसी के साथ बंटना नहीं चाहती। चाहे तुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, तू हमेशा उस तकलीफ को अपनी नीली आंखों के पीछे छुपा लेती है। फिर अपनी आंखों बंद कर, काश यहाँ तुझे कोई ऐसा मिल जाए जो तेरे अनकहे दर्द को शब्दों में उतार सके। अंजलि एक गहरी सांस लेके कार में बैठ वहां से निकल गई। वही मुंबई के समुंदर किनारे एक शांत जगह पर अयाना खड़ी समुंदर को देख रही थी। उसके मन में हजारों एहसास उमड़ रहे थे जिन्हें वो जी भर शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी कोई चीज उसके पैरों से आकर टकरा गई। उसने नीचे देखा तो एक 4 साल की बच्ची उसे डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी, जिसके हाथों से आइसक्रीम छूटकर अयाना के पैरों पर गिर गई थी। उस बच्ची को डरा हुआ देख अयाना अपने घुटनों के बल बैठी और प्यार से उस लड़की के गाल को सहलाते हुए बोली, डरो मत बेबी, कोई बात नहीं। अयाना की बात सुन उस बच्ची की घबराहट थोड़ी कम हुई, पर अब उसकी आंखों में घबराहट की जगह उदासी ने ले ली थी। उसको ऐसे उदास होता देख अयाना ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, आप उदास क्यों हो गए? वो बच्ची अपनी आंखों में आंसू लेके अयाना से बोली, वो मेरी आइसक्रीम गिर गई, भैया ने बड़ी मुश्किल से मुझे वो आइसक्रीम दिलाई थी। अयाना ने उस बच्ची को ऊपर से नीचे तक देखा जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे।
और उसका चेहरा भी काफी मुरझाया हुआ था। देख के लग रहा था कि बच्ची ने काफी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। तभी उस बच्ची को ढूंढते हुए उसका भाई वहां आ गया। अनाया ने उसे भी बड़े ध्यान से देखा तो उसके भी कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा भी काफी मुरझाया हुआ था। वो लड़का उनके पास आके अयाना ने माफी मांगते हुए बोले, सॉरी दीदी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर प्लीज इसे मत डांटिएगा। अयाना उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे कोई बात नहीं, वैसे भी इसकी गलती नहीं थी। फिर उसने उस बच्ची को नीचे उतारा और उन दोनों से बोली, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी आती हूँ। दोनों सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। अयाना फिर बोली, कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल अयाना सामने बने एक बड़े से मॉल में चली गई। लगभग 25 मिनट्स बाद अयाना मॉल से निकली तो उसके हाथ में काफी सारे बैग्स थे। अयाना जल्दी से उनके पास आए और सारे बैग्स को एक बड़े से पत्थर पर रख दिया। उसने एक बैग्स में से कुछ खाने का सामना निकाला और उन बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। बच्चे अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहे थे। अयाना उन्हें देखते हुए बोली, मुझे बाद में देख लेना, पहले खाना खाओ। दोनों बच्चे बिना कुछ बोले चुपचाप खाना खाने लगे। अयाना बड़े प्यार से उन्हें देख रही थी। अयाना उन्हें देखते हुए बोली, वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? दोनों बच्चे जो सुकून से खाना खा रहे थे। तभी लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम वंश है और ये मेरा बहन वंशिका। अयाना मुस्कुराते हुए बोली, वाह, तुम दोनों के नाम तो बड़े प्यारे हैं। अयाना की बात पर दोनों मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया। अयाना दोनों को बाकी के बैग्स देते हुए बोली, ये तुम दोनों के लिए। दोनों ने बैग्स के अंदर देखा तो उनमें दोनों के लिए कपड़े थे। दोनों अयाना को देखने लगे। वंश अयाना को वापस बैग्स देते हुए बोला, नहीं दीदी, हमें ये नहीं चाहिए। अयाना प्यार से उन्हें देखते हुए बोली, दीदी भी बोल रहे हो और दीदी की बात भी नहीं मनाते। अगर सच में दीदी मानते हो तो ले लो। दोनों ने थोड़ी हिचक से कपड़े ले लिए। अयाना ने फिर उनसे पूछा, वैसे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? वंश ने हल्की रुआसी आवाज में बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पापा को कोई नौकरी नहीं देता, पर थोड़ा बहुत काम करके पैसे लाके हमारी माँ का इलाज करवाते हैं। उनकी बात सुन अयाना ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल कर वंश को दे दिया। अयाना उसे कार्ड देते हुए बोली, अपने पापा को बोलना कल इस एड्रेस पर आ जाए और वहाँ ये कार्ड दिखा दे, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। अयाना की बात सुन दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और अयाना से एक साथ बोल, सच में? अयाना ने हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों एक बार फिर खुश हो गए। उनको ऐसे खुश देख कभी न मुस्कुराने वाली अयाना भी मुस्कुराने लगी। वो नीचे झुकी और दोनों के माथे को चूम लिया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने पॉकेट से फोन निकाला तो अंजलि का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल पिक किया तो सामने से अंजलि की धीमी सी आवाज आई, आयु कहाँ है? अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने बोला था कि जल्दी आ जाना। अब जल्दी आ जा। उसकी बात सुन अयाना ने बस हाँ में जवाब दिया और कॉल कट कर दिया। उसने दोनों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उन्हें बाय बोल वहां से निकल गई। वही कुछ दूरी पर खड़ा एक शख्स कब से अयाना को देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखों इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। अयाना ने वहां से जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और वहां से चला गया। वही अयाना अपनी कार से सीधे मुंबई से थोड़ी दूर बने सोनिया के विला की तरफ चली गई। अयाना ने अपनी कार पार्क की और विला के अंदर चली गई। वो जैसे ही लिविंग रूम में गई उसके कदम रुक गए। सामने उसकी माँ सोनिया बैठी हुई थी। वही अनाया को देख एक पल को सोनिया की आंखें नम हो गई, पर आसानी से सोनिया ने उन्हें छुपा लिया। वही अनाया बिना किसी एक्सप्रेशन के सोनिया के सामने खड़ी थी। वही सोफे के एक तरफ अंजलि खड़ी थी तो दूसरी तरफ रूबी। अनाया को देख रूबी ने अपनी नम आंखों से उसका नाम पुकारा, अनाया बेबी। अनाया ने उनकी तरफ देखा और जाके उनके पैर छू लिए। रूबी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख उसे गले से लगा लिया। रूबी भरे हुए गले से बोली, कैसी है आप बेबी? अनाया हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मैं ठीक हूँ मासी, आप कैसी है? रूबी उसके माथे को चूम बोली, अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने अयाना को कुछ इशारा किया तो अयाना धीरे से सोनिया के पास आए और उनके पैर छुए। सोनिया ने बिना किसी भाव के उसके सर पर हाथ रख दिया। अयाना उनके सामने शांत भाव से खड़ी हो गई। सोनिया अनाया को देखते हुए बोली, घूमा फिरा के बात करने से अच्छा है मैं सीधा पॉइंट की बात करूं। इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और मेरा भी। तुम हमेशा से ये चाहती थी ना कि तुम्हें माँ का प्यार मिले, तो तुम्हें अब माँ का प्यार जरूर मिलेगा। सोनिया की बात सुन रूबी और अंजलि दोनों ही बहुत खुश हो गई। दोनों सोच रही थी कि फाइनली अब अयाना को माँ का प्यार मिलेगा, जिसके लिए वो 22 सालों से तरसी से।
वही अयाना अभी भी शांत भाव से सोनिया को देख रही थी। सोनिया उसे देखते हुए बोली, तुम्हें मेरा प्यार मिलेगा लेकिन एक शर्त पर। अब आगे सोनिया की शर्त वाली बात सुन अंजलि और रूबी दोनों सोनिया को देखने लगी। वही अयाना अभी भी बिना किसी भाव के सोनिया को देख रही थी। सोनिया अयाना की आंखों में देखते हुए बोली, शर्त यह है कि तुम्हें शादी करनी होगी। सोनिया की शर्त सुन अंजलि और रूबी हैरानी से सोनिया को देखने लगी। रूबी कुछ बोलने के लिए आगे आए पर सोनिया ने उसे हाथ दिखाकर वहीं रोक दिया। अंजलि और रूबी ने अयाना की तरफ देखा जो अभी भी बिल्कुल शांत भाव से सोनिया के सामने खड़ी थी, पर अंजलि अयाना की इस शांति के पीछे छिपे हुए दर्द को समझ पा रही थी। सोनिया ने बिना किसी भाव के अयाना से कहा, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो कल सुबह 10 बजे शिव मंदिर आ जाना। आज रात तक का समय है तुम्हारे पास सोचने के लिए। और हाँ, मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रही हूँ। इतना बोल वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगी। फिर सीढ़ियों पर रुक बिना पीछे मुड़े हुए बोली, पर याद रखना अगर मेरा प्यार पाना है तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। इतना बोल वो वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। रूबी ने एक नज़र अयाना को देखा और फिर जल्दी से सोनिया के पीछे चली गई। अंजलि अयाना के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख बोली, आयु तू टेंशन न ले, मैं आंटी से बात करूंगी। अयाना कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए, कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल वो विला से बाहर निकल गई। अंजलि उसे जाते हुए देख रही थी। उसे पता था कि इस वक्त उसे अकेले रहना है। इधर रूबी गुस्से में सोनिया के रूम में आई और गुस्से से बोली, ये क्या है सोनिया? सोनिया ने रूबी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। रूबी ने फिर से गुस्से से पूछा, सोनिया हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपने अभी अभी जो बाहर कहा वो क्या था? सोनिया रूबी की तरफ देख, क्या था? रूबी दीदी वही जो आपने सुना। रूबी अविश्वास से उसे देखते हुए, सोनिया आप अच्छे से जानती है कि अयाना बेबी किसी और से प्यार करती है, फिर भी आप उनकी शादी करवाना चाहती है। सोनिया रूबी की तरफ देख, कैसा प्यार रूबी दीदी? वो प्यार जिसका कोई अता पता भी नहीं है। आखिर कब तक इंतजार करेगी उसका? और क्या पता वो इससे प्यार करता होगा या नहीं, या हो सकता है वो अब तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा। 14 साल हो गए हैं रूबी दीदी उस बात को, क्या वो अब तक इसका इंतजार कर रहा होगा? सोनिया रूबी के कंधों को पकड़, आप बताए रूबी दीदी, में मेरी बच्ची को ऐसे इंतजार करते हुए कैसे देखें? क्या पता उसका इंतजार कभी खत्म ही न हो। सोनिया की बात सुन सब रूबी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। रूबी भी जानती थी कि सोनिया जो कर रही है वो अयाना के लिए ही कर रही है। फिर भी उसने सोनिया से एक बार और कहा, सोनिया एक बार और सोच लो, ये अयाना बेबी की जिंदगी का सवाल है, उनकी खुशियों का सवाल है। सोनिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने सोच लिया है रूबी दीदी, अयाना उस लड़के के साथ हमेशा खुश रहेगी। तभी रूबी बोली, और क्या वो लड़का अयाना बेबी के साथ खुश रह पाएगा? क्या अयाना बेबी उस लड़के को अपना पाएगी? रूबी के इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए रूम में सन्नाटा छा गया। फिर सोनिया ने रूबी की तरफ देख कहा, भले ही वो अभी उस रिश्ते को ना अपनाए पर धीरे धीरे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। फिर हल्का मुस्कुरा कर जाए और तैयारियां कीजिए, कल आपकी अपाना बेबी की शादी है। रूबी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। इधर अयाना वही उस समुंदर के किनारे बैठी हुई थी जहां कुछ देर पहले वो उन बच्चों से मिली थी। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। कई बार अंजलि का कॉल आ चुका था पर अयाना अब भी वही बैठी हुई थी। आज उसकी शांत आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों की उंगलियों से गले में पहने लॉकेट को पकड़ रखा था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए रुआसी आवाज में कहा, मुझे माफ करना शिव, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह 9 बजे सोनिया, रूबी और अंजलि सब शिव मंदिर पहुंच गए थे। रूबी ने चारों तरफ देखा, फिर उसने सोनिया की तरफ देख उससे पूछा, सोनिया वो लड़का कहाँ है जिससे तुम अनाया बेबी की शादी करवाना चाहती हो? सोनिया ने एक नज़र रूबी की तरफ देखा। वो जानती थी कि रूबी उसे ताना मार रही है। उसने रूबी से कहा, अभी तक तुम्हारी अनाया बेबी भी कहाँ आए हैं? रूबी ने सोनिया को घूरते हुए कहा, आपने उसे 10 बजे तक का समय दिया था और अभी 10 बजे नहीं है। रूबी की बात सुन सोनिया ने दरवाजे की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने सोनिया के पास आके कहा, सोनिया बेटा जल्दी दूल्हा और दुल्हन को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय निकट आ रहा है, अगर सही समय पर विवाह नहीं हुआ तो। उनकी बात सुन सोनिया ने एक बार और दरवाजे की तरफ देखा लेकिन अनाया का कोई नामो निशान नहीं था। अंजलि ने सोनिया को यूं दरवाजे की तरफ देखते देखा तो उसने उसके पास आके कहा, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी अनाया को कॉल करती हूँ। अंजलि कॉल करती उससे पहले ही सोनिया ने उसे रोक लिया। उसने दरवाजे की तरफ एकटक देखते हुए कहा, मुझे मेरी अनाया पर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगी।
उसके इतना बोलते ही मंदिर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आके रुकी। मंदिर के बाहर खड़े अनाया के गार्ड ने उसके गाड़ी का दरवाजा खोला। मंदिर के अंदर से जब सोनिया ने अनाया की गाड़ी को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। अंजलि और रूबी ने भी बाहर की तरफ देखा। सुखलाल जोड़े में अनाया कयामत लग रही थी। हल्के मेकअप में भी वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। अनाया को शादी के जोड़े में देख सोनिया की आंखें नम हो गई, पर उसने जल्दी से अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया। अंजलि और रूबी की भी आंखें नम थी, पर इसलिए क्योंकि आज अनाया को ना चाहते हुए भी अपना इंतजार खत्म करना था। पर दोनों जानती थी कि अयाना सोनिया का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोनों चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। अयाना आके सोनिया के समाने बिना किसी भाव के खड़ी हो गई। उसके शांत भाव को देख सोनिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में 1000 सुइयां चुभा दी हो। उसने अपने आप को संभाला और अनाया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में लेके चली गई। रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनाया की शादी होगी किससे। अंजलि भी असमंजस में रूबी की तरफ देखा तो रूबी भी सवालिया नजरों से सोनिया को ही देख रही थी। अनाया के मंडप में बैठते ही एक लड़का आया और उसकी बगल में बैठ गया। उसने व्हाइट एंड गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था। रूबी और अंजलि उस इंसान को देखने लगी जो अभी अभी अनाया के बगल में बैठा था। उस लड़के के आते ही सोनिया के होठों मुस्कान आ गई। पंडित जी ने दोनों की शादी की विधि आरंभ की। कुछ देर बाद पंडित जी ने गठबंधन के लिए बुलाया तो अंजलि आगे आए और उसने गठबंधन किया। पहले दोनों को फेरों के लिए उठाया तो लड़का धीरे से अपनी जगह से खड़ा हो गया। अनाया भी बिना किसी भाव के खड़ी हो गई। कुछ देर बाद पंडित जी ने कन्यादान के लिए बुलाया तो सोनिया आगे आई। उसने कन्यादान की विधि पूरी की। फेरों के बाद पंडित जी ने लड़के से मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो लड़के ने बिना अनाया की तरफ देखे उसे मंगलसूत्र पहना दिया और उसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। मांग भरते वक्त कुछ सिंदूर अनाया के नाक पर भी गिर गया। इसे देख सोनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिंदूर दान के बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होकर सबका आशीर्वाद लेने को कहा तो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। पहले दोनों ने महादेव के समाने आके उनका आशीर्वाद लिया, फिर दोनों सोनिया की तरफ आने लगे। सोनिया, रूबी और अंजलि सब साथ में खड़े थे। दोनों उनके पास आए। लड़के ने झुक के सोनिया के पैर छुए पर अनाया बिना सोनिया की तरफ देखे झुक के रूबी के पैर छू लिए। सोनिया की आंखों से आंसू निकल उसके गालों पर आ गए। रूबी ने भरी आंखों से एक बार सोनिया की तरफ देखा, फिर अनाया के सर पर हाथ रख दिया। उस लड़के ने भी रूबी के पैर छुए तो रूबी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया। रूबी के आशीर्वाद देते ही अनाया मंदिर से बाहर जाने लगी कि तभी वो अपनी जगह रुक गई। उसने मुड़ के पीछे देखा तो शादी के गठबंधन ने उसे रोक लिया। उस लड़के ने बिना अनाया की तरफ देखे वो गठबंधन अपने गले से निकाल उसके हाथों में दे दिया। रूबी, अंजलि दोनों उस लड़के को देखने लगी। अनाया बिना किसी भाव के वहां से चली गई। सोनिया ने एक नज़र जाती हुई अयाना को देखा, फिर उसने उस लड़के की तरफ देख कुछ बोलने वाली थी कि वो लड़का बोला, इट्स ओके आंटी, मैं समझ सकता हूँ। इतना बोल वो भी वहां से चला गया। रूबी सोनिया के पास आके बोली, सोनिया ये लड़का कौन है? सोनिया ने रूबी की तरफ देख बोला, ये हमारा दामाद है। सोनिया की बात सुन रूबी ने एक नज़र उसे देखा, फिर वो और अंजलि वहां से चली गई। उनके जाते ही सोनिया ने पीछे मुड़ के महादेव की मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़े और मन में कहा, हे महादेव, आप तो जानते हो जो मैंने आज किया है वो सब अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। मैं जानती हूँ कि मानवी किसी और से प्यार करती है और आज मैंने उसके प्यार से उसे अलग किया है। वो शायद मुझसे गुस्सा भी होगी, पर मैं जानती हूँ जिस दिन उसे सच्चाई पता चलेगी उस दिन उसे पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतना बोल वो भी मंदिर से चली गई। रात के 9 बजे सब अयाना के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, पर अभी तक वो वापस नहीं आई थी। अंजलि ने फ़ोन करना चाहा पर सोनिया ने उसे मना कर दिया और खुद उसे फ़ोन करने लगी। इधर उसी बीच के किनारे अयाना बिल्कुल शांत बैठी अपनी नीली आंखों से दूर तक फैले समुंदर को देख रही थी। उसने एक हाथ की उंगलियों से अपने गले में ओढ़े लॉकेट को पकड़ा हुआ था। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और बोली, पहले मुझे उसका इंतजार करने का तो हक था, पर अब मैं वो हक भी खो चुकी हूँ। आपने उसका प्यार तो मुझे नहीं दिया, कम से कम उसका इंतजार तो मेरे नसीब में लिख देते। बोलते बोलते उसका गला रूठ गया। तभी उसका फ़ोन बजा। पहली बात उसने इग्नोर कर दिया, पर दूसरी बार कॉल आने पर उसने बिना देखे फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से सोनिया की आवाज़ आई, अयाना आप कहाँ हैं? जल्दी घर आइए, बहुत रात हो चुकी है और याद रखिए अब आपकी शादी हो चुकी है। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। अयाना ने एक गहरी सांस ली और वहां से अपनी कार लेके मल्होत्रा मेंशन सोनिया का विला की तरफ निकल गई।
थोड़ी देर में वो मेंशन आ गई। वो अंदर गई तो सामने ही सोनिया सोफे पर बैठी हुई थी। अयाना बिना कुछ बोले वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी सोनिया की आवाज से उसके कदम रुक गए। सोनिया उसके पास आके बोली, देखो अयाना, मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें अभी वक्त चाहिए, पर तभी बीच में अयाना बोली, आपने फैसला कल सुना दिया था और जो बोलना था वो आप कल बोल चुकी है। अब इस रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं ये मैं खुद संभाल लूंगी, आपने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मिस सोनिया मल्होत्रा। इतना बोल वो वहां से अपने रूम में चली गई। वही अयाना की बात सुन सोनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। रूबी और अंजलि की आंखें भी नम हो गई। जो लड़की बचपन से अपनी माँ का प्यार पाने के लिए तरस रही थी, आज वही उस माँ के प्यार ठुकरा के चली गई। रूबी ने सोनिया के कंधे पर हाथ रखा तो सोनिया झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मैं ठीक हूँ रूबी दीदी। इतना बोल वो भी अपने रूम में चली गई। अंजलि और रूबी भी अपने अपने रूम में चली गई। इधर अयाना रूम में आए और उसने दरवाजा बंद कर अपने सर से चुनरी को हटा दिया। उसने सारी ज्वेलरी उतार कर साइड में रख दी और अपने बालों का बना हुआ जुड़ा भी खोल दिया और बालकनी में जाके खड़ी हो गई। इस वक्त उसके लंबे काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो लड़का बाहर आया। दरवाजा खुलने की आवाज से अयाना ने भी बाथरूम की तरफ देखा तो हैरान हो गई। अब आगे अयाना ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकला शिव। वही बाथरूम से निकलते ही उस लड़के की नज़र अयाना पर पड़ी तो वो भी हैरानी से उसे देखने लगे। अयाना को देख उस लड़के की आंखों में नमी आ गई जो उसने बड़ी आसानी से छुपा ली। उस लड़के ने अयाना की तरफ देखा और बोला, तो मेरी शादी आपसे हुई है? उसका सवाल सुन अयाना ने अपने दिमाग में आई बात को झटका और उस लड़के की तरफ अपनी एक आईब्रो उठा के देखा जैसे कह रही हो, क्यों तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी शादी किसी मिस यूनिवर्स से हुई है? अयाना की बात सुन उसका झेप गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अयाना के सामने सिर्फ एक टॉवल में है। उसने झटके से अयाना की तरफ देखा जो अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी। वो जल्दी से दोबारा बाथरूम में घुस गया। अयाना ने भी सोफे पर पड़ी हुई अपनी चुनरी उठा ली। थोड़ी देर में वो लड़का फिर बाहर आया। इस वक्त उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने एक नज़र बालकनी में खड़ी अयाना को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में अयाना अंदर आए और उस लड़के की तरफ देखा जो बैग की तरफ जा रहा था। उसको बैग की तरफ जाता देख अयाना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने हल्के गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? उस लड़के ने अयाना की तरफ देखा और बोला, वही जो सब अपनी फर्स्ट नाइट पर करते हैं। फर्स्ट नाइट का नाम सुन अयाना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि तभी लड़का हंसते हुए बोला, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस सोने जा रहा था। फिर थोड़ा रुक, वैसे अगर आपको रात को जागना पसंद है तो आप बेशक रात को जाग सकती है। उसका जवाब सुन अयाना चीड़ गई। वो अयाना को चिढ़ते हुए देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके ऐसे मुस्कुराते हुए देख अयाना और चीड़ गई। तभी उसने देखा कि वो लड़का बेड से पिलो उठाकर सोफे की तरफ जा रहा है। ये देख अयाना की जान में जान आई। वो लड़का जाके सोफे पर लेट गया। अयाना भी आके उन्हीं कपड़ों में बेड पर लेट गई। वो लड़का अयाना की तरफ मुंह कर लेट गया और उसे देखने लगा। उसके ऐसे देखने से अयाना अनकंफर्टेबल हो गई। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। अयाना की इस हरकत से उस लड़के के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ी देर में अयाना को ऐसे देखते ही उसे नींद आ गई। पर अयाना की आंखों की नींद गायब थी। वो मन ही मन सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़के को देख मुझे अपने शिव की क्यों याद आ गई। इसको देखते ही एक पल को लगा कि कहीं ये शिव ही तो नहीं। पर ये शिव कैसे हो सकता है? शिव तो। उसने अपना सर झटका और सोने की कोशिश करने लगी। रात के 2 बजे अयाना की नींद उन कपड़ों की वजह से खुल गई। वो झल्लाते हुए उठी और बड़बड़ाने लगी, भगवान जाने लोग इन कपड़ों में कैसे रह लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बोल वो चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने लगी। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो हुए उस लड़के पर गई। ऐसी का टेम्परेचर लो होने की वजह से उस लड़के को काफ़ी ठंड लग रही थी और जिसकी वजह से वो अपने आप में ही सिमटा जा रहा था। अयाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना ब्लैंकेट ले जाकर उस लड़के को उड़ा दिया। गर्माहट मिलते ही उस लड़के के चेहरे पर सुकून आ गया। सोते वक्त वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। अयाना के हाथ अपने आप उसके बालों की तरफ जाने लगे। तभी उसने अपने हाथों को रोक लिया और जल्दी से अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। अयाना मिरर के सामने अपने आप को देखते हुए बोली, ये मैं क्या करने जा रही थी? ये शिव नहीं है, नहीं है ये शिव। ये वो है जिससे आज तेरी शादी हुई है और न चाहते हुए भी तू इसके साथ एक अनचाहे बंधन में बंध गई है।
अयाना अपने आप को समझाते हुए, अयाना जितना हो सके इससे दूर रहिए, तेरी शिव नहीं है, ये कोई और है। और तू किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती। तू सिर्फ शिव से प्यार करती है, सिर्फ शिव से, तू उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। अयाना ने अपना चेहरा साफ किया और अपने कपड़े चेंज कर रूम में आ गई। उसने एक नज़र सोते हुए उस लड़के पर डाली, फिर अपना सर झटक बेड पर जाके सो गई। वही अयाना के बाथरूम के जाते ही उस लड़के के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसने मन में कहा, आज मेरे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई और आज मेरा इंतजार भी खत्म हो गया। धन्यवाद महादेव। इतना बोल वो उस ब्लैकेट से आती हुई अयाना की खुशबू में खो गया। अगली सुबह जब अयाना की नींद खुली तो उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर जैसे ही उसे कुछ याद आया वो झटके से उठी। उसने सामने सोफे पर देखा, दो वहाँ कोई नहीं था। अयाना अपना सर झटक अपने कपड़े लेके वहां से बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो एक लाल रंग का अनारकली सूट पहन के बाहर आई। उसने मिरर के सामने आके अपने गीले बाल ड्राई किए, फिर हल्का सा काजल लगा कि उसने आपके माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली। वो खड़ी होके वहां से जाने लगी कि तभी उसका दुपट्टा ड्रेसिंग टेबल में फंस गया। अयाना सोना दुपट्टा निकालने लगी, तभी उसकी नज़र वहां रखे मंगलसूत्र और सिंदूर पर गई। उसने एक नज़र उनको देखा, फिर वहां से जाने लगी। वो दरवाजे के पास रुकी और एक नज़र फिर उनको देखा। वो बड़बड़ाते हुए वापस आए और मंगलसूत्र पहनने लगी। पहन हो लेती हूँ, वरना सुबह सुबह दो बातें और सुनने को मिलेंगी और मैं नहीं चाहती सुबह सुबह कोई तमाशा हो। ये बोल उसने अपने मन को तसल्ली दे ली। वही सिंदूर भरते वक्त उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जहां उसका पति मतलब को लड़का दरवाजे से टिक के खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उस लड़के को खुद को यूं देखते देख वो झेप गई और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। वो लड़का भी मुस्कुराकर बाथरूम में चला गया। इधर अयाना नीचे आई तो सब लिविंग रूम में ही बैठे थे। अयाना अंजलि के पास आए और बोली, अंजू मलेशिया जाने की तैयारी करो। उसकी बात सुन सब हैरान हो गए। अंजलि ने बिना कोई सवाल किए हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी रूबी अयाना के पास आए और बोली, अयाना बेबी आप मलेशिया कैसे जा सकती है, अब आपकी शादी हो गई है, आपको अब यही रहना चाहिए। शादी का नाम सुन अयाना व्यंग से मुस्कुराए और बोली, शादी कैसी शादी मासी, ये शादी नहीं है, ये एक माँ का प्यार पाने की कीमत है। अयाना की बात सुन सोनिया ने वही कड़क आवाज में कहा, अयाना मैंने एक बार कह दिया, तुम वापस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, और रही तुम्हारे बिजनेस की बात तो तुम वो यहाँ भी संभाल सकती हो। अयाना ने कोई जवाब नहीं दिया, वो वैसे ही खड़ी रही। तभी सीढ़ियों से वो लड़का उतर के आया। उसने आते ही सोनिया के पैर छुए। सोनिया उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, खुश रहो शिवाय। ये है शिवाय रस्तोगी, हाइट 6 फीट, गोरा रंग, उम्र लगभग 27 साल, गहरी काली आंखें, परफेक्ट बॉडी लुक, ऐसा कि एक नज़र में ही किसी भी लड़की का दिल चुरा ले। पर जनाब हर लड़की से दूर ही रहते हैं। अंजलि मुंह खोले शिवाय को देख रही थी। कल शादी के टाइम उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। उसने अभी शिवाय को ध्यान से देखा तो बस देखती ही रह गई। व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट में शिवाय बहुत हैंडसम लग रहा था। वही जब अयाना ने अंजलि को यूं शिवाय को घूरते हुए देखा तो उसने उसके पेट में एक कोहनी मारी कर बोली, मुंह तो बंद कर ले। और ऐसा क्या है उसमें जो उसे मुंह फाड़े घुरे रही है। अंजलि ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर शिवाय को देखते हुए बोली, यार एक बार देख तो सही, ये लेफ्ट एंगल से एकदम स्वीट एंड क्यूट बंदा नजर आता है और लेफ्ट साइड से एकदम हैंडसम मैन, और आगे से तो ये। उसके कुछ बोलने से पहले ही अयाना ने उसके पैर पर एक जोरदार लात मारी। तभी अंजलि की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन सबने उसकी तरफ देखा। अंजलि सबको अपनी तरफ देखता देख हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया। शिवाय ने रूबी के पैर छुए तो रूबी ने भी उससे आशीर्वाद दिया। सोनिया अयाना की तरफ देख बोली, अयाना आज तुम शिवाय के साथ उसके घर जाओगी। सोनिया की बात सुन अयाना ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे शांति से नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करने के बाद अंजलि कर रूबी अयाना का सामान पैक करने लगी। अयाना मेंशन के बाहर कार के पास खड़ी थी, वही उसके पास शिवाय भी खड़ा था। थोड़ी देर में अंजलि और रूबी अयाना का सामान लेके आ गई। इससे पहले कि बॉडीगार्ड सामान अंदर रखता, शिवाय ने आगे बढ़कर रूबी और अंजलि के हाथों से अयाना का सामान ले लिया और कार की डिग्गी में रख दिया। सामान रखने के बाद शिवाय और अयाना ने रूबी का आशीर्वाद लिया। रूबी और अंजलि ने आगे बढ़कर अयाना को गले लगा लिया। दोनों की आंखें नम थी पर अयाना की आंखें एकदम शांत। तभी वहां सोनिया भी आ गई। शिवाय ने सोनिया का आशीर्वाद लिया पर अयाना वैसे ही खड़ी रही। सोनिया उसके पास आए और उसके सर पर दे से ही हाथ रखने को हुई कि अयाना झट से पीछे हटी और कार में बैठ गई। आंसू की एक धार सोनिया के गाल को भिगो गई।
शिवाय उनके पास आया और धीरे से बोला, डोंट वरी माँ, एक दिन आपकी बेटी आपके पास जरूर होगी और ये मेरी वादा है आपस। इतना बोल वो भी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में कार उनकी आंखों से ओझल हो गई। अब आगे कार के जाने के बाद सोनिया सीधे अपने रूम में चली गई। रूबी भी उसके पीछे जाना चाहती थी पर अंजलि ने उन्हें रोक लिया और बोली, रूबी आंटी, उन्हें अभी अकेले रहने दीजिए। रूबी ने भी हाँ में सर हिलाया, फिर वो दोनों भी अंदर आ गई। इधर गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, ना तो शिवाय कुछ बोल रहा था और ना ही याना। लगभग 1 घंटे बाद उनकी कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। शिवाय और अयाना दोनों कार से बाहर निकले। शिवाय ने कार से अपना सामान निकालने के लिए आगे बढ़ा, तभी कार का ड्राइवर आगे आते हुए बोला, सर आप रहने दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। शिवाय उसे रोकते हुए बोला, रहने दीजिए अंकल, मुझे मेरा काम करने की आदत है। इतना बोल उसने बिना ड्राइवर की बात सुने अपना और अयाना के बैग निकाल लिए। ड्राइवर आगे आते हुए बोला, सर आप चलिए, बैग में लेके आता हूँ। शिवाय उन्हें मना करते हुए बोला, नहीं अंकल, मैं ले जाऊंगा, अब आप जाए एंड थैंक यू सो मच हमें ड्रॉप करने के लिए। ड्राइवर अयाना की तरफ देख शिवाय से बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। शिवाय मुस्कुराकर बोला, पहले तो आप मुझे ये मालिक बोलना बंद कीजिए। ड्राइवर हल्का घबराते हुए, आप हमारी अयाना बेबी के हस्बैंड हैं तो आप हमारे मालिक हुए ना। शिवाय अयाना की तरफ देख उस ड्राइवर से बोला, अंकल मैं आपकी अयाना बेबी का पति होने से पहले एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो प्लीज आप मुझे मालिक मत बोलिए। ड्राइवर कुछ कहना चाहता था पर तभी शिवाय हल्की कड़क आवाज में बोला, कोई बहस नहीं अंकल प्लीज। ड्राइवर उसकी बात सुन चुप हो गया। वही अयाना कब से उन दोनों को देख रही थी। शिवाय का ऐसे सबकी रिस्पेक्ट करना कहीं न कहीं अयाना के दिल को भा रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए अपने सर को झटक वो बिल्डिंग की लिफ्ट की तरफ जाने लगी। उसे जाता देख शिवाय भी दोनों बाइक्स लिए उसके पीछे पीछे आने लगा। अयाना ने पीछे मुड़ के देखा तो शिवाय दोनों बाइक्स लेके आ रहा था। अयाना ने कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर शिवाय के हाथ से एक बैग ले लिया। शिवाय उसे देखने लगा। अयाना आगे जाते हुए बोली, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। उसकी बात सुन शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाय मन में बोला, अच्छा अगर खुद का ही काम करना था तो खुद का बैग लेती, मेरी प्यारी धर्मपत्नी जी मेरा बैग क्यों लेके गई। शिवाय मन ही मन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। इधर शिवाय को ये जताना नहीं चाहती थी कि वो उसकी हेल्प कर रही है, इसलिए उसने ये कहा था। अयाना जाके लिफ्ट के पास चली गई। शिवाय उसके पास आया और उसने लिफ्ट का 7 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। लिफ्ट बंद होती के उससे पहले एक आवाज आई, बेटा जरा लिफ्ट रोकना। शिवाय ने जल्दी से लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा दिया। तभी लिफ्ट में एक 70 साल की बुजुर्ग और एक 65 साल की बुजुर्ग महिला आई। दोनों ने लिफ्ट में आके मुस्कुराकर शिवाय को थैंक यू कहा, तो शिवाय ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। उस बुजुर्ग औरत ने शिवाय के पास खड़ी अयाना को देखा। अयाना के माथे पर लगा सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख वो औरत समझ गई कि दोनों की शादी हो रखी है। उसने मुस्कुराकर अयाना की तरफ इशारा कर शिवाय से पूछा, तुम्हारी वाइफ है। शिवाय ने मुस्कुराकर अयाना को देखा, फिर उनको जवाब दिया, जी। वो औरत अयाना को देखा, मुस्कुराकर बोली, बहुत सुंदर है तुम्हारी वाइफ। शिवाय मुस्कुराकर थैंक यू। तभी उन दोनों बुजुर्ग का फ्लो आ गया। वो औरत जाते जाते अयाना से बोली, बेटा अगर कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, तुम हमारे बच्चों जैसा ही है। उनकी बता सुन अयाना ने बस हमें सर हिला दिया। थोड़ी देर में शिवाय और अयाना भी 7th फ्लोर पर पहुंच गए। शिवाय आगे आगे चलने लगा और अयाना उसके पीछे पीछे। शिवाय एक दरवाजे के आगे रुक गया। उसने अपनी पॉकेट से एक चाबी निकाल और दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी ऐसे अंदर गया। अयाना भी उसके पीछे पीछे अंदर आने लगी कि तभी शिवाय की आवाज आई, रुक जाओ। अयाना हैरानी से उसे देखने लगी। शिवाय किचन की तरफ जाते हुए बोला, बस 5 मिनट में अभी आया। अयाना जाते हुए शिवाय को सवालिया नजरों से देख रही थी। लगभग 5 मिनट से भी कम समय में शिवाय बाहर आ गया। अयाना ने देखा शिवाय के हाथ में पूजा की थाली थी और दूसरे हाथ में एक कलश जो चावल से भरा हुआ था। अयाना असमंजस में उसे देखने लगी। शिवाय कलश को नीचे रख उसके माथे पर तिलक करते हुए बोला, अब ये सब करने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है तो मुझे ही करना होगा। इतना बोल वो उसकी आरती करने लगा। उसने फिर अयाना से कहा, अब अपने सीधे पैर से इसे धीरे से गिराओ और अंदर आओ। अयाना ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा शिवाय ने कहा। तभी शिवाय ने फिर से उसे रोक दिया और जल्दी से फिर से किचन में चला गया। थोड़ी देर में फिर वो अपने हाथ में एक और थाली लेके आया जिसमें कुमकुम का पानी था।
शिवाय ने उसे अयाना ने सामने रखते हुए कहा, इस कुमकुम में पैर रख, अंदर आओ। उसकी बात सुन अयाना तपाक से बोली, अरे पर इससे तो फर्श गंदा हो जाएगा। शिवाय मुस्कुराकर बोला, नहीं होगा, आप अंदर आओ। अयाना उस थाली में पैर रख अंदर आ गई। अंदर आके वो घर को चारों से तरफ से देखने लगी। ये शिवाय का फ्लैट था जिसको उसने अभी थोड़े दिन पहले रेंट पर लिया था। शिवाय अयाना को ऐसे घर देखते देख उससे बोला, सॉरी, वो मेरे पास अभी ये घर ही है, पर मेरी जॉब लगने के बाद में कोई और फ्लैट देख लूंगा। अयाना शिवाय की तरफ देख बोली, क्यों, इस घर में क्या खराबी है? दरअसल अयाना को घर काफी पसंद आया था। भले ही छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत था। मीडियम साइज का लिविंग रूम, छोटा सा किचन, 2 बेडरूम, लिविंग रूम से अटैच बालकनी जिसमें छोटे छोटे पौधे रखे हुए थे। अयाना की बात सुन शिवाय थोड़ा सा हैरान था। उसने तो सोचा था कि अयाना इस घर में कंफर्टेबल नहीं होगी, पर अयाना को तो घर काफी पसंद आया था। शिवाय ने अयाना से बात को बदलते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाए, मैं तब तक लंच रेडी करता। 12। अयाना हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो सालों से अकेला रहा हूँ तो बस सीख गया। उसकी बात पर अयाना ने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ जाती हुई बोली, तुम रहने दो, मैं खुद खाना बना लूंगी। शिवाय उसे रोकते हुए बोला, अरे आप रखने दीजिए, मुझे आदत है खाना। अयाना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, पर मुझे आदत नहीं है किसी और के हाथों का बनाया हुआ खाना खाने की। उसकी बात सुन शिवाय अपनी जगह रुक गया। उसने मन में सोचा, किसी और के हाथों का मतलब वो मुझे अपना नहीं मानती। फिर खुद पर ही हंसते हुए, क्या शिवाय, तू ये कैसे भूल गया कि वो इस जबरदस्ती की शादी को मजबूरी में निभा रही है? तू कैसे सोच सकता है कि वो तुझे अपना मानेगी? इतना बोल वो अपनी आंखों में आई नमी को पोंछ अंदर चला गया। इधर अयाना किचन में प्लेटफॉर्म का सहारा लेके खड़ी थी। उसने मन में सोचा, ये मैंने क्या बोल दिया उसे, कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया मेरी बात का? मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आखिर वो कोई और नहीं, मेरा पति है, जिसके साथ जबरदस्ती ही सही पर तेरी शादी हुई है। तभी अयाना अपने मन के ख्यालों पर ब्रेक लगाते हुए बोली, ये तू क्या सोच रही है अयाना? उसे बुरा लगे या ना लगे तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तुझे बस शिव से फर्क पड़ता चाहिए। तू किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, तू सिर्फ शिव के बारे में सोच सकती है, सिर्फ शिव के बारे में। इतना बोल उसने अपना सर झटका और लंच रेडी करने लगी। दरअसल मलेशिया में अयाना और अंजलि एक साथ रहते थे, इसलिए दोनों ही खाना खुद बनाती थी। लगभग 1 घंटे में लंच रेडी हो गया। थोड़ी देर बाद अयाना और शिवाय डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। शिवाय खाना टेस्ट कर बोला, मानना पड़ेगा आपको, आप सच में खाना बहुत टेस्टी बनाती है। उसकी बात पर अयाना ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद अयाना शिवाय से बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुझे मलेशिया जाना है। उसकी बात सुन शिवाय के हाथ खाते खाते रुक गए। क्या जवाब होगा शिवाय का? अब आगे। अयाना की बात सुन शिवाय के हाथ खाते खाते रुक गए। उसने अपना सर ऊपर कर अयाना को देखा। अयाना, उसने मन की बात समझ, डोंट वरी, हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, बस 1 या 2 दिन के लिए जा रही हूँ, कुछ अरेंजमेंट देखने हैं, अब मैं यहीं से अपना काम संभालूंगी। अयाना की पूरी बात सुन शिवाय की जान में जान आई। भले ही शिवाय उसके जाने की बात सुन उदास था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि अयाना ने जाने से पहले उससे पूछा। ये सोच शिवाय के फेस पर स्माइल आ गई। अयाना ने उसके फेस पर स्माइल देख अपने मन में सोचा, ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है और मुझे क्या हो गया है, मैं इसे ऐसे बता क्यों रही हूँ? अयाना ने अपना सर झटक शिवाय से बोली, ज्यादा अपने मन में कुछ भी सोचने को जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मिस मल्होत्रा को ये बात पता चली तो तमाशा होगा, और मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, बस इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। उसकी बात सुन शिवाय का चेहरा उतर गया, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। शिवाय ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दोनों का लंच हो गया। तभी घर की डोर बेल बजी। अयाना ने दरवाजा खोला तो सामने अंजलि खड़ी थी। अयाना ने उसे अंदर बुलाया और खुद रूम में चली गई। अंजलि को देख शिवाय सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। अंजलि ने मुस्कुराकर शिवाय को हेलो बोला तो शिवाय ने भी इसे मुस्कुराकर जवाब दिया। शिवाय ने अंजलि से पूछा, अंजलि कुछ जरूरी काम था क्या? अंजलि ने असमंजस में शिवाय से बोली, जीजू आपको नहीं पता क्या? शिवाय ने कंफ्यूजन में ना में सर हिला दिया। अंजलि शिवाय से बोली, जीजू मैं और अयाना मलेशिया जा रहे हैं। शिवाय ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, ये तो मुझे भी पता है, पर तुम इस वक्त यहाँ? अंजलि फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ तो जीजू हम मलेशिया ही तो जा रहे हैं आज। शिवाय हैरानी से, आज ही? अंजलि ने हाँ में सर हिलाया। वो आगे कुछ बोलती कि तभी अयाना वहां आ गई।
अयाना वहां आते हुए बोली, चलो अंजलि। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया और बाहर की तरफ जाने लगी। शिवाय उदास नजरों से अयाना को देख रहा था और मन ही मन खुद पर हंस रहा था। उसने ये कैसे सोच लिया कि अयाना उसे कुछ भी बताएगी। उसने जो बताया वो सोनिया माँ की वजह से बताया ताकि वो गुस्सा ना हो। उसे शिवाय से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही वो उसे अपना समझती है। शिवाय मन ही मन ये सोचता हुआ अयाना के पीछे पीछे नीचे गाड़ी तक आ गया। अयाना गाड़ी के पास आके रुक गई। शिवाय को लगा वो उससे कुछ कहेगी पर अयाना ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बिना शिवाय से कुछ बोले अंदर बैठ गई। अयाना ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को बोला तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवाय गाड़ी को जाते हुए अपनी उदास आंखों से देख रहा था। वही अयाना ने एक कार के साइड मिरर से शिवाय को देखा जो उसे ही देख रहा था। अयाना ने जल्दी से अपनी आंखें फेर ली। शिवाय ने कुछ देर उसे जाते हुए देखा और फिर उदास मन से अंदर आ गया। कुछ घंटों बाद अयाना अपने मलेशिया वाले ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में थी। अयाना के सामने उसके कंपनी के सभी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे। अयाना सबकी बातें बारी बारी सुन रही थी। आखिर में अयाना ने अंजलि को सबको उनके वक्त की सारी डिटेल्स की फाइल अपने ऑफिस में लाने को कहा। अयाना को यहाँ के ऑफिस का काम जल्दी पूरा करना था क्योंकि अब अयाना अपने इंडिया वाले बिजनेस को संभालने वाली थी। इधर अयाना के जाने के बाद शिवाय काफी उदास था। अगले दिन उसका एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। शिवाय एक 70 मंजिला बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड को इंटरव्यू का मैसेज दिखाया तो गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। उसने रिसेप्शनिस्ट से इंटरव्यू वाली जगह पूछी तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट शिवाय को देख उसकी स्मार्टनेस की कायल हो गई। पर जब शिवाय ने उसके सामने अपना हाथ लहराया तो वो होश में आए और उसे 30th फ्लोर पर जाने को कह दिया। शिवाय लिफ्ट से सीधा इंटरव्यू वाली जगह पहुंच गया। वहां और भी कई लोग इंटरव्यू ले लिए आए हुए थे। शिवाय एक खाली सोफे पर जाके बैठ गया। शिवाय को देख वहां बैठी लड़कियां आपस में बात करने लगी। पहली लड़की, यार ये कितना स्मार्ट है ना और हैंडसम भी, क्या ये भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है। दूसरी लड़की ने उसके हाथ पर चपक लगाते हुए कहा, ऑफकोर्स इंटरव्यू के लिए ही आया होगा, दिख नहीं रहा क्या तुझे। पहली लड़की बोली, यार लाश हम दोनों, शिवाय और वो लड़की की इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाए तो बाय गॉड मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बना के रहूंगी। देख यार ये अपनी साइड प्रोफाइल में भी कितना हॉट लग रहा है। वो आगे कुछ बोलती के अंदर से उसका नाम अनाउंस हुआ। वो लड़की शिवाय को देखती हुई अंदर चली गई। कुछ और लोगों के बाद शिवाय का नंबर आया। शिवाय से काफी सवाल पूछे गए जिनका जवाब शिवाय ने बड़े ही परफेक्ट तरीके से दिया। शिवाय के जवाबों से इंटरव्यू ले रहे लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इंटरव्यू देके शिवाय वापस अपने फ्लैट पर आ गया। उसने अपने लिए खाना बनाया और जाके अपने बेड पर लेट गया। वो फिर से उठा और अपने कबर्ड में एक डायरी निकाल, तभी उस डायरी में से एक फोटो नीचे गिर गई। शिवाय ने जल्दी से वो उठाए और उसे देखने लगा। फोटो में एक लड़का जिसकी उम्र 9 साल है और एक लड़की जिसकी उम्र 5 साल है। वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे हैं। दोनों के चेहरों पर दुनिया भर की मासूमियत भरी हुई है और साथ ही एक दूसरे के लिए प्यार। शिवाय की आंखों से एक आंसू उस फोटो पर जा गिरा। उसने अपने आंसू साफ किए और उस फोटो को वापस उस डायरी में रख दिया। शिवाय फिर से आके बेड पर लेट गया। एक एक कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते रोते कब उसकी आंख लगी उसे खुद पता नहीं चला। अगले दिन शिवाय को उस कंपनी की तरफ से कॉल आया जिसमें कल शिवाय ने इंटरव्यू दिया था। शिवाय की वहां पर कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब लगी थी। शिवाय एक कंस्ट्रक्शन डिजाइनर था। हालांकि पहले उसने कभी काम नहीं किया था पर उसकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी थी। सब अगले दिन से शिवाय को ऑफिस ज्वाइन करना था। इधर अयाना ने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था। अगले दिन उसे वापस इंडिया जाना था और अपने पति के पास भी। यहाँ आने के बाद अयाना ने काफी ट्राई किया कि वो काम में मन लगाए पर उसका बार बार दिल और दिमाग शिवाय पर ही जा रहा था। फिर वो अपने सर झटक फिर से कम करने लग जाती। अगले दिन सुबह अयाना इंडिया पहुंच गई। कंपनी में कुछ काम होने की वजह से वो सीधा कंपनी के लिए निकल गई। इधर आज शिवाय को भी अपनी जॉब पर जाना था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट अपनी। उसने अपने बालों को जेल से सेट किया और एक नज़र अपने आप को देख घर से निकल गया। थोड़ी देर में वो कंपनी पहुंच गया। उसने कंपनी में जाते ही देखा तो सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने एक एम्प्लॉय को रोक के पूछा, अरे सुनो ये सब लोग इतना भाग क्यों रहे हैं। वो एम्प्लॉय ने जल्दी से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता क्या आज कंपनी की बॉस आने वाली है। उसकी बात पर शिवाय ने बस नॉर्मली कहा, ओ। इतना बोल वो अपने डिपार्टमेंट के हेड के पास चला गया। वहां के हेड ने उसे काम समझाया। फिर वो अपने केबिन से बाहर चला गया।
शिवाय कुछ देर के लिए रेस्टरूम में चला गया। इधर लगभग 10 कार एक बिल्डिंग के सामने आके रुकी। बिल्डिंग के ऊपर बड़े बाद अक्षरों में मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। सभी कार से बारी बारी सारे बॉडीगार्ड बाहर निकले। अयाना और अंजलि भी बीच वाली कार से बाहर निकली। उसको देख कंपनी का मैनेजर भाग के उसके पास आया और बोला, वेलकम मैम। अयाना ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। वहां खड़े सभी लोगों ने अयाना को ग्रीट किया। अयाना बस अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से अपनी पर्सनल लिफ्ट में चली गई। अंजलि भी उसके पीछे पीछे चली गई। वही लगभग 6 से 7 गार्ड अयाना के पीछे चले गए। अयाना टॉप फ्लोर पर बने अपने केबिन में गई और चेयर पर बैठ गई। अयाना का केबिन पूरे सफेद मार्बल से बना हुआ था। वहां रखी हर एंटीक चीज बहुत महंगी थी। अयाना ने अपना केबिन खुद डिजाइन किया था, जो बहुत खूबसूरत था। पर इस केबिन में 4 चांद तो तब लगते जब अयाना वहां रहती थी। इधर जब शिवाय रेस्ट रूम से बाहर आया तो हर जगह बस शांति थी। लोग चुपचाप अपना वक्त कर रहे थे। तभी उसके डिपार्टमेंट का हेड शिवाय के पास आया और उससे बोला, शिवाय बॉस तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती है तो तुम उनके केबिन में जाओ। शिवाय पहले तो कंफ्यूज हो गया, पर बाद में वो बॉस के केबिन की तरफ बढ़ गया। तभी केबिन के बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। तो शिवाय ने बताया कि बॉस ने इसे बुलाया है। शिवाय की बात सुन बॉडीगार्ड ने किसी को फोन किया, फिर शिवाय को अंदर जाने दिया। शिवाय ने गेट नॉक किया तो अंदर से एक ठंडी आवाज आई, कम इन। आवाज सुन एक पल को शिवाय चौंक गया, फिर अपना सर झटक अंदर चला गया। अंदर जाते ही जब उसने सामने बैठे इंसान को देखा तो उसके मुंह से एकदम से निकला, आप डॉट 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 डॉट। अब आगे। शिवाय जब कैबिन के अंदर गया तो अपने सामने अयाना को देख हैरान हो गया। वही अंजलि की नज़र जब शिवाय पर गई तो एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर शिवाय को देखने लगी। शिवाय तो बस अपने सामने बैठी अयाना को ही देखे जा रहा था। वही अयाना को जब किसी के बोलने की आवाज नहीं आई तो उसने अपना सर उठा के देखा तो सामने शिवाय को देख वो अपनी चेयर से खड़ी हो गई। अयाना शिवाय के पास आके बोली, तुम यहाँ क्या रहे हो? अयाना की आवाज से शिवाय को होश आया। वही अंजलि भी सवालिया नजरों से शिवाय को देखने लगी। शिवाय ने शांति से जवाब दिया, मैं यहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट से हूँ। शिवाय का जवाब सुन अयाना और अंजलि दोनों फिर हैरान हो गई। तभी शिवाय ने अयाना से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है? शिवाय के सवाल पर अयाना और अंजलि ने एक दूसरे को देखा। फिर अंजलि ने मुस्कुराकर शिवाय के सवाल के बदले शिवाय से ही सवाल पूछ लिया, शिवाय इस कंपनी का नाम क्या है? शिवाय ने कंफ्यूज होकर अंजलि को देखा, फिर उसके सवाल का जवाब दिया, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन पर। शिवाय बोलते बोलते चुप हो गया। उसने अंजलि को देखा जो उसे ही देख मुस्कुरा रही थी। शिवाय ने अब अयाना की तरफ देख कहा, तो आप इस कंपनी की और मेरी बॉस है? अयाना अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, यस मिस्टर शिवाय, आज से इस कंपनी में मैं आपकी बॉस हूँ। भले ही घर में हमारा जो भी रिश्ता है, पर यहाँ एक बॉस और एम्प्लॉयड का है। अयाना की बात सुन शिवाय ने हमें अपना सर हिल दिया। अयाना ने शिवाय को बैठने का इशारा किया तो शिवाय चुपचाप चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर तक शिवाय और अयाना ने कुछ डिजाइन पर डिस्कस किया। फिर शिवाय वापस आके अपने कैबिन में बैठ कुछ सोचने लगा। शिवाय ने खुद से कहा, शिवाय तेरी बीवी इतनी बड़ी कंपनी की बॉस है और तुझे पता तक नहीं है कैसा पति है तू। तुझे अपनी बीवी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करती है क्या नहीं। फिर कुछ सोच, मतलब मेरी बीवी मेरी बॉस है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर शिवाय अपना सर झटक, शिवाय बेटा काम पर ध्यान दो वरना जो तुम्हारी बीवी, ओ सॉरी मेरी बॉस बीवी मुझे नौकरी से निकाल देगी। इधर अयाना के कैबिन में अंजलि की हंसी नहीं रुक रही थी। वही अयाना बैठी बैठी उससे चिढ़ रही थी। अंजलि हंसते हुए बोली, यार क्या बात है, अब तू बॉस बनके अपने ही पति पर हुक्म चलाएगी? इतना बोल अंजलि फिर से हंसने लगी। अयाना ने पास पड़ी फाइल उसके तरफ फेंक के बोली, 2 घंटे में मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। इतना बोल वो लैपटॉप पर अपना काम करने लगी। अयाना की बात सुन अंजलि का मुंह बन गया। वो चुपचाप वहां से उठ के अपने कैबिन में चली गई। अंजलि के कैबिन से जाने के बाद अयाना ने अपने मन में सोचा, मैं जितना शिवाय से दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना हूँ मेरे पास आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं। अनाया अपना सर पकड़, ये शिवाय को भी यही कंपनी मिली थी काम करने के लिए। क्या करूँ मैं? कुछ देर अयाना ने सोच, फिर वो अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाने लगी। आज का दिन यूं ही बीत गया। शाम के 6 बजे सब अपने अपने घर जाने लगे। शिवाय ने भी अपना सारा सामान समेटा कंपनी के बाहर आ गया। वहीं आज कंपनी की लड़कियों ने कंपनी का काम कम और शिवाय को घूरने का काम ज्यादा किया था। कैबिन से निकलने के बाद भी लड़कियां लगातार शिवाय को घूरे जा रही थी।
शिवाय इस चीज से थोड़ा असहज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर लड़ियों उसे ऐसे ही घूरती रही तो वो काम कैसे करेगा। शिवाय यही सब सोचता हुआ कंपनी के मेन गेट से बाहर निकल गया। वो अभी थोड़ी दूर चला ही था कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। शिवाय ने सामने देखा तो एक मर्सिडीज माइबैक कार, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में थी। शिवाय को ज्यादा कार की समझ तो नहीं थी, पर कार को देख के वो इतना तो समझ गया था कि कार काफी महंगी है। तभी कार में से ड्राइवर बाहर निकला और उसने शिवाय के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोल दिया। शिवाय ने सवालिया नजरों से उसे देखा, फिर अंदर बैठे इंसान को देखकर अंदर अयाना को देख वो हैरान हो गया। जब शिवाय कार में नहीं बैठा तो अयाना ने अपना सर उठा के शिवाय को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे बारे में सबको पता चल जाए, पर सॉरी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो अब अगर तुम्हारा गुनाह हो गया हो तो अंदर आके बैठ जाओ। अयाना की बातों से शिवाय का ध्यान टूटा। उसने इधर उधर देखा तो वो इस वक्त रोड के बीच में खड़े थे, कोई भी उन्हें देख सकता था। शिवाय जल्दी से कार के अंदर बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर भी अंदर आके बैठ गया और शिवाय के फ्लैट की तरफ गाड़ी मोड़ दी। पूरे रास्ते अयाना पर शिवाय ने कोई बात नहीं की। शिवाय बातें तो बहुत करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे से अयाना से कुछ कहे। वही अयाना तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, वो बस जैसे तैसे शिवाय से दूर रहना चाहती थी। थोड़ी देर में वो दोनों शिवाय के फ्लैट पर पहुंच गए। अयाना ने अपनी कार शिवाय के फ्लैट की बिल्डिंग के थोड़े दूर ही रुकवा दी। अयाना ने मास्क लगाया और कार से बाहर निकल गई। वही शिवाय भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। कुछ देर में दोनों अपने फ्लैट के सामने थे। शिवाय ने जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख दोनों शॉक हो गए। अब आगे अयाना और शिवाय जैसे ही घर के अंदर गए, उनके सामने सोनिया, रूबी और अंजलि आ गए। उन लोगों को वहां देख दोनों चौंक गए। दोनों उन लोगों को वहां देख हैरान थे। शिवाय खुश होते हुए बोले, अरे आप सब यहाँ। तभी उसे कुछ याद आया। उसने हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, अरे पर आप अंदर कैसे आए। तभी शिवाय को कुछ याद आया और उसने अंजलि की तरफ देखा, जो उसे देख हंस रही थी। शिवाय जब कंपनी में था तब अंजलि उसके पास आई थी और उससे कुछ जरूरी काम का बोल उससे घर की एक चाबी लेके आ गई और दूसरी चाबी शिवाय के पास थी। अब शिवाय को समझ आया कि अंजलि चाबी क्यों लेके गई थी। वही अयाना बिना किसी भाव के वहां खड़ी थी। वो रूबी के पास गई और मुस्कुराकर उनके गले लग गई। रूबी ने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। वही सोनिया की आंखें हल्की सी नम हो गई। तभी शिवाय उनके गले लगते हुए धीरे से बोला, माँ आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आई प्रोमिस। शिवाय की बात सुन सोनिया के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी रूबी बोली, आप सब बैठो, मैं डिनर रेडी करती हूँ। तभी अयाना उन्हें रोकते हुए बोली, मासी आप रहने दो, मैं बनाती हूँ। अयाना की बात सुन रूबी और सोनिया दोनों चौंक गए। रूबी हैरानी से अयाना को देखते हुए बोली, आयु बेटा तू खाना बनाएगी, तुझे खाना बनाना आता है। अयाना किचन की तरफ जाते हुए बोली, मासी वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। उसकी बात सुन सोनिया ने अपना सर झुका लिया। वही अंजलि सोफे से उठते हुए बोली, मैं अयाना की हेल्प कर देती हूँ। तभी शिवाय अपनी जगह से उठते हुए बोला, नहीं अंजलि आप यही रहिए, मैं हेलो कर दूंगा। इतना बोल वो बना कोई बात सुने सीधा किचन में चला गया। वही उसके जाने के बाद तीनों मुस्कुराने लगी। इधर अयाना ने अपना कोट उतार के एप्रन पहन किया और अपने बालों का जुड़ा बना लिया। कुछ लटे उसके गालों पर झूम रही थी। वही ये सीन देख शिवाय जो किचन में आ रहा था वो दरवाजे पर ही ठहर गया और एक टक अयाना को देखने लगा। दरअसल जुड़ा होने की वजह से अयाना की मांग में लगा हुआ सिंदूर साफ नजर आ रहा था। सुबह जब शिवाय ने अयाना को देखा तो उसे उसकी मांग में सिंदूर नजर नहीं आया था, इसलिए वो काफी मायूस हो गया था। पर अब जब उसने उसकी मांग में सिंदूर देखा तो काफी खुश हो गया। अयाना को जब महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहे हैं तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी नजरें सीधे शिवाय से जा मिली। शिवाय तो जैसे अयाना की नीली आंखों में खो सा गया, वही अयाना भी शिवाय की उन काली आंखों में डूबती गई। पर तभी प्रेशर कुकर की सीटी ने उनका आई कांटेक्ट तोड़ दिया और दोनों इधर उधर देखने लगे। शिवाय वहां आया और बोला, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अयाना ने शिवाय को देखा तो शिवाय हड़बड़ाते हुए बोला, आप ऐसे क्यों देख रही है, मुझे खाना बनाना आता है। अयाना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप फिर से खाना बनाने लगी। उसके कुछ न बोलने से शिवाय थोड़ा उदास हुआ और वहां से जाने लगा। तभी अयाना ने कहा, तुम सब्जियों को धो दो। अयाना की बात सुन शिवाय खुशी खुशी वापस आया और सब्जियों की धो दिया, फिर साथ में उनको काटने भी लगा। अयाना ने देखा कि शिवाय सब्जियों को काफी अच्छी तरीके से काट रहा है।
उसने मन में सोचा, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति को खाना बनाना भी आता है। इतना सोच वो धीरे से मुस्कुराई पर जल्दी से अपना सर झटक बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ पति? मैं इसे अपना पति कब से मानने लगी। फिर अपना सर हिलाते हुए, नो नो अनाया, तुझे ऐसा सोचना भी नहीं है, समझी? अयाना फिर से अपना काम करने लगी। भी शिवाय भी बड़े मन से काम कर रहा था, पर कोई था जो उन्हें किचन के बाहर से देख रहा था। सोनिया और रूबी दोनों दरवाजे के बाहर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और दोनों के फेस पर मुस्कान थी। दोनों उन्हें अकेला छोड़ वहां से चली गई। थोड़ी देर में दोनों ने मिलकर डिनर रेडी कर लिया। शिवाय पहले फ्रेश होने रूम में चला गया, तब तक अंजलि और अयाना ने मिलकर खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सब बैठ के डिनर करने लगे, पर शांति से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर में सब ने डिनर कर लिया। सोनिया लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अयाना को देखते हुए कहा, आयु, मलेशिया में जो तुम्हारा काम था वो हो गया? अयाना ने सोनिया की बात का जवाब नहीं दिया। सोनिया ने एक बार फिर पूछा, आयु, मैं तुमन से कुछ पूछ रही हूँ। इस बार भी अयाना ने कोई जवाब नहीं दिया। बात को संभलाते हुए अंजलि बोली, हाँ आंटी, हमारा सारा कम हो गया है, अब हम यहीं से ही सारा कम करेंगे। उसकी बात सुन सोनिया ने बस हाँ में अपना सर हिल दिया। शिवाय ने देखा कि सोनिया थोड़ा उदास लग रही है। शिवाय उनके पास गया और बैठते हुए बोला, माँ। शिवाय के मुंह से माँ सुन सोनिया को काफी अच्छा लगा। वही शिवाय के माँ बोलते ही अयाना ने उसे घूर के देखा। अयाना को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके अपने पर हक जताए, इसीलिए जब शिवाय ने सोनिया को माँ कहा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उसे बुरा नहीं लगा, ये बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसने अपना सर झटका और उठ के अपने रूम में चली गई। अयाना ने एक सिंपल हल्की पिंक कलर की कुर्ती और नीचे व्हाइट कलर का पलाजो पहना हुआ था। अयाना अपने कपड़े चेंज कर रूम से बाहर आई। अयाना को देख शिवाय के फेस पर एक स्माइल आ गई। इस वक्त अयाना के गले में शिवाय के नाम का मंगलसूत्र था, जिसे देख शिवाय मन ही मन काफी खुश हो रहा था। अयाना आके सबके पास बैठ गई। वही अयाना को ऐसे बैठते देख सोनिया को काफी खुशी हुई थी। कुछ देर बाद सोनिया और रूबी वहां से चले गए। वहां सिर्फ अंजलि रह गई थी। वो भी सोनिया ने जबरदस्ती उसे वहां रखा था। उसे पता था कि अयाना ने भले ही ये शादी कर ली है, पर इस शादी को वो इतनी जल्दी नहीं अपनाएगी। थोड़ी देर में सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अयाना भी किचन का काम कर दूसरे रूम में आई तो उसने देखा कि अंजलि पहले ही बेड पर पूरे तरीके से फैल के सो रही है। अयाना ने ना में अपना सर हिलाया और बेड के साइड में जाके लेट गई कि तभी अंजलि ने अपना एक पैर उसके ऊपर रख दिया। अयाना ने झट से अपनी से आंखें खोली। उसने अंजलि की तरफ देखा जो घोड़े बेच के सो रही थी। अयाना ने धीरे से उसके पैर को अपने ऊपर से उठाया और करवट बदल के अपनी आंखें बंद कर ली। कि इस बार फिर अंजलि का हाथ उसके ऊपर आ गया। अयाना ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ साइड में कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही अयाना की आंख लगने लगी कि इस बार तो पूरी की पूरी अंजलि ही उसके ऊपर आ गई। अब अयाना का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और इस बार अंजलि को हल्का सा धक्का देते हुए अयाना बेड से उठते हुए बोली, अंजलि ये क्या है, क्या तुम ढंग से नहीं सो सकती? धक्का लगने की वजह से अंजलि की नींद खुल गई। उसने अयाना को देखते हुए कहा, अरे आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा रूम तो वो साइड वाला है। जाओ जाओ अपने रूम में जाओ यार, मुझे अभी नींद आ रही है। ये ऑफिस की बात करने का टाइम नहीं है, ऑफिस की बात ऑफिस में ही करेंगे। इतना बोल वो बिना अयाना की बात सुने फिर से सो गई। अयाना ने गुस्से उसे घूरा और एक पिलो लेके वहां रखे सोफे पर लेट गई। पर अयाना सोफे पर सो नहीं पाई। सोफा काफी छोटा था, इसलिए अयाना उसमें ढंग से नहीं सो पा रही थी। अयाना झल्ला के सोफे से उठी। उसने एक नज़र सोती हुई अंजलि पर डाली और फिर गुस्से से रूम से बाहर निकाल गई। उसने बाहर जाकर लिविंग रूम के सोफे पर लेट गई। कुछ देर इधर उधर करवट बदलने के बाद अयाना को आखिरकार नींद आ ही गई। सुबह 6 बजे अयाना की नींद खुली। वो उठ के बैठ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, पर आंखें खोलती ही वो एकदम से चौंक गई। अब आगे सुबह 6 बजे जब अयाना की आंख खुली तो अपने आप को रूम में देख चौंक गई। उसे अच्छे से याद था कि वो कल रात लिविंग रूम में सोई थी। उसने थोड़ा सोचा, फिर उसने वो रूम ध्यान से देखा। तभी उसकी नज़र बेड के साइड वाले ड्रॉवर पर पड़ी। उस पर एक तस्वीर थी जिसमें अयाना ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था और उसके साथ जी शिवाय खड़ा था। तस्वीर को देख अयाना समझ गई कि ये कमरा शिवाय का है। कुछ सोच उसके होठों पर एक स्माइल आ गई, पर कुछ ही पलों में वो स्माइल गायब भी हो गई। इस वक्त अयाना का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने खुद से कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की और मेरे साथ एक बेड शेयर करने की। इतना बोल अयाना गुस्से से बेड से उठी और रूम के बाहर चली गई।
अयाना ने इधर उधर देखा कि तभी उसकी नज़र सोफे पर सिकुड़ के क्यार सोते हुए शिवाय पर पड़ी। शिवाय को देख उसका गुस्सा हवा हो गया। उसने देखा कि शिवाय ठंड से सिकुड़ रहा है। वो रूम के अंदर गई और एक ब्लैंकेट लेके आ गई। उसने शिवाय को ब्लैंकेट ओढ़ाया और मुड़ के वहां से रूम में चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने अपनी आंखें खोल ली। उसने जाती हुई अयाना को देखा और उसे रात वाली बात याद आ गई। रात में शिवाय पानी लेने के लिए अपने रूम से निकला था। तभी उसकी नज़र सोती हुई अयाना पर गई। ठंड की वजह से आयन कांप रही थी। शिवाय जल्दी से उसके पास गया और जैसे ही उसे जगाने के लिए आवाज देने वाला था कि एकदम से वो रुक गया। शिवाय ने एक नज़र सोती हुई अयाना पर डाली और फिर झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। शिवाय अयाना को अपने रूम में लेके आ गया और बड़े आराम से उसे बेड पर लिटा दिया। खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में अयाना का चेहरा कीस मोती की तरह चमक रहा था। शिवाय थोड़ी देर वहीं बैठ उसके चेहरे को देखने लगा। जैसे जैसे शिवाय अयाना के चेहरे को देख रहा था वैसे वैसे वो उसके चेहरे की तरफ झुकता जा रहा था। बस कुछ ही फासले और शिवाय ने अपने आप को रोक लिया। शिवाय ने अयाना को देखते हुए कहा, जिस दिन आप मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से मुझे अपना पति मानेंगी उस दिन तक मैं आपके नज़दीक तक नहीं आऊँगा। वादा नहीं कर रहा क्योंकि हूँ तो आपका दीवाना ही, पर हाँ कोशिश जरूर करूँगा कि अपने आप को रोक सकूँ। इतना बोल शिवाय ने अयाना के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर निकल सोफे पर सो गया। शिवाय ने मुस्कुराते हुए सोफे से उठा और किचन में चला गया। इधर अयाना रेडी होके बाहर आ गई। उसने आज ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और बालों को हमेशा की तरफ खुला छोड़ रखा था। अयाना जब किचन की तरफ जाने लगी तभी शिवाय किचन से बाहर निकल गया। अयाना ने उसे देखा फिर किचन में जाने लगी। शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने आपके लिए आपकी अदरक वाली चाय बना दी है। उसकी बात सुन अयाना अपनी जगह रुक गई। शिवाय सोफे की तरफ जाते हुए बोला, जल्दी आ जाए वरना चाय ठंडी हो जाएगी और अंजलि मैम को भी बुला लीजिए। तभी पीछे से आवाज आए, अरे मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बिना बुलाए ही आ जाती हूँ। शिवाय ने मुड़ के देखा तो पीछे अंजलि खड़ी थी। अंजलि आई सोफे पर बैठते हुए शिवाय और अयाना से गुड मॉर्निंग बोली। दोनों ने भी उससे रिप्लाई दिया। सब बैठ चाय पीने लगे। अयाना ने जैसे ही चाय पी उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई, पर जल्दी से उसने अपनी उस मुस्कान को छुपा लिया। शिवाय ने अयाना को देखते हुए अंजलि से पूछा, कैसी बनी है अंजलि मैम? अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत बुरी। अंजलि की बात सुन शिवाय और अनाया दोनों उसे देखने लगे। अंजलि के बुरा कहते ही शिवाय का खिला हुआ चेहरा उदास हो गया। ना जाने क्यों शिवाय का ये उदास चेहरा देख अयाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अंजलि को कुछ कहती कि तभी अंजलि ने आगे कहा, जीजू अब अगर आपने मुझे मैम कहा ना तो बहुत बुरा होगा, आपके साथ में पहले ही बता रही हूँ। उसकी बात सुन शिवाय ने एक गहरी सांस ली। अयाना ने भी ना में अपना सर हिल दिया और अपनी चाय पीने लगी। शिवाय ने धीरे से कहा, पर आप है तो मेरी मैम ही, ऑफिस में मुझसे सीनियर है आप। अंजलि ने उसे समझाते हुए कहा, जीजू ये ऑफिस नहीं ये आपका घर है और जो ऑफिस में हम सबकी बॉस है वो आपकी धर्मपत्नी है। और वैसे भी हम सब बॉस और एम्प्लॉय ऑफिस में है, ऑफिस के बाहर नहीं। शिवाय को भी उसकी बात सही लगी, उसने हाँ में अपना सर हिलाया। थोड़ी देर बाद अयाना ने कहा, तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ। इतना बोल वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी शिवाय ने उसे रोकना चाहा, तभी अंजलि ने उसे रोक दिया। अरे जीजू ये क्या कर रहे हो? एशिया की नंबर 1 बिजनेस वुमन अपने हाथों से हम दोनों के लिए खाना बना रही है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। ये मौका बार बार नहीं आता, रहने दीजिए। इतना बोल वो रूम में चली गई। इधर शिवाय ने मन में कहा, पर अभी किचन में जो खाना बना रही है वो एशिया की नंबर 1 बिजनेस वुमन नहीं बल्कि मिसेस अयाना शिवाय रस्तोगी है। और वैसे बात सही भी है, मुझे भी अपनी वाइफ के हाथों का खाना खाना चाहिए। इतना बोल उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा और वहां से अपने रूम में चल गए। थोड़ी देर में शिवाय और अंजलि रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। तब तक अयाना ने भी नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया था। सबने साथ में नाश्ता किया फिर फ्लैट से बाहर आ गए। शिवाय वहां से जाने लगा कि तभी अंजलि ने उसे रोकते हुए कहा, अरे जीजू आप कहाँ जा रहे हो? शिवाय ने उसे देखते हुए कहा, वो ऑफिस जा रहा हूँ। अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा, जीजू तो हम कौन सा श्रीलंका जा रहे हैं, हम भी तो वही जा रहे हैं। अंजलि की बात सुन शिवाय झेप गया तो वही ड्राइवर को हंसी आ गई। हंसी तो अयाना को भी आई थी पर उसने उसे अपने फेस पर नहीं आने दी। अंजलि ने फिर कहा, जीजू जब हम सब एक ही जगह जा रहे हैं तो आप अलग अलग क्यों जाना, आइए बैठिए। अंजलि की बात सुन शिवाय हिचकिचाते हुए बोला,
अरे नहीं अंजलि जी, मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ, और अगर ऑफिस में किसी ने देख लिया था। तभी अयाना बीच में बोली, ऑफिस की थोड़ी दूरी पर उतर जाना, अब बैठो गाड़ी में। इतना बोल अयाना कार में बैठ गई। वही अब हमारे शिवाय बाबू अपनी प्यारी पत्नी का कहना ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस फिर क्या था, शिवाय जल्दी से कार के पास गया और अयाना के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अंजलि और ड्राइवर तो हैरानी से शिवाय को देखने लगे। अंजलि ने ड्राइवर से कहा, रघु अंकल, क्या मैंने उर्दू में बोला था जो जीजू को समझ नहीं आया? ड्राइवर अंकल, जो लगभग 50 की उम्र के थे, वो मुस्कुराते हुए बोले, अंजलि बिटिया, आपने बोला तो हिंदी में ही था, पर अयाना बिटिया की बात अलग है, वो उनकी पत्नी है। और मर्द जब जो कभी कभी खुद की भी नहीं सुनता, उसे हमेशा अपनी बीवी की सुननी पड़ती है। इतना बोलते बोलते उनका चेहरे पर लाचारी नजर आ रहे थे। अंजलि उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं काका, हो जाती है गलतियां, कभी कभी उन्हें दिल से नहीं लगाना चाहिए। इतना बोल वो ड्राइवर की साइड वाली सीट पर बैठ गई। वही ड्राइवर काका उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो अपना सर झटक कार के अंदर बैठ गए। ऑफिस के कुछ दूर ही शिवाय ने कार रुकवा दी। शिवाय ने एक नज़र खिड़की से बाहर देख रही अयाना को देखा, फिर कार से नीचे उतर गया। ड्राइवर अंकल ने भी कार आगे बढ़ा दी। जल्द ही शिवाय ऑफिस के अंदर चल गया। शिवाय लिफ्ट के बाहर खड़ा वेट कर रहा था, तभी उस लिफ्ट के थोड़ा साइड में बनी प्राइवेट लिफ्ट के सामने अयाना और अंजलि भी खड़ी हो गई। प्राइवेट लिफ्ट शायद टॉप फ्लोर पर थी, इसलिए उसे आने में वक्त लग रहा था। शिवाय अभी लिफ्ट का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आके खड़ी हो गई। लड़की ने काफी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, चेहरे पर भर भर के मेकअप। लड़की शिवाय के पास आके बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर शिवाय। शिवाय ने एक टेढ़ी नजरों से अयाना को देखा तो अयाना सामने देख रही थी। तभी उस लड़की की फिर से आवाज आई, मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर शिवाय, आप उधर क्या देख रहे हैं? शिवाय ने बिना सर ऊपर उठाए ही उस लड़की को जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। शिवाय के जवाब देते ही उस लड़की ने शिवाय के और करीब आते हुए कहा, मिस्टर शिवाय, क्यों ना हम आज कॉफी पीने चले? ये सुन शिवाय को समझ नहीं आया कि अब उस लड़की को क्या जवाब दे। इधर अयाना की मुट्ठियां गुस्से से भिज गई थी, उसी के सामने ये लड़की उसके ही पति के साथ फ्लर्ट कर रही है। अब तक शिवाय ने नजर उठा के उस लड़की को देखा तक नहीं था, जिस वजह से उस लड़की के चेहरे पर चीर साफ नजर आ रही थी। वो लड़की अब शिवाय का हाथ पकड़ बोली, क्या हुआ मिस्टर शिवाय, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उस लड़की के ऐसे हाथ पकड़ने से तो शिवाय की डे से हालत खराब हो गई थी। तभी उसके सामने लिफ्ट खुल गई। शिवाय ने जल्दी से उस लड़की का हाथ झटका और अंदर चल गया। शिवाय के हाथ झटकने से वो लड़की अपना बैलेंस नहीं बना पाई और पीछे की तरफ गिर गई। वही अंजलि, जो कब से गुस्से से उबल रही थी, आखिर कोई लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड के पति को छेड़ रही थी, कैसे बर्दाश्त करती। अंजलि कुछ बोलती कि उससे पहले ही वो लकड़ी गिर गई। उसके गिरते ही अंजलि की हंसी छूट गई। वही अयाना की मुटिया अभी भी गुस्से में भींची हुई थी। उसी के सामने कोई उसके पति के साथ फ्लर्ट कर रहा था, ये उसे कैसे बर्दाश्त होता। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। अयाना ने अपना सर झटका और लिफ्ट के अंदर चली गई। वही अंजलि भी उस लड़की को घूरती हुई अयाना के पीछे चली गई। इधर उस लड़की का गुस्से से बुरा हाल था। उसने गुस्से में उस लिफ्ट को देखा जिस लिफ्ट से अभी अभी शिवाय गया था, फिर गुस्से में खुद से बोली, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना होगा शिवाय रस्तोगी। इतना बोल उसने गुस्से में अपने दांत भिचे और वहां से चली गई। अब आगे अयाना वहां से सीधा गुस्से में अपने कैबिन में चली गई। अंजलि अयाना को ऐसे गुस्से में देख मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अयाना शिवाय के लिए थोड़ी पॉजिटिव तो है। उसने जल्दी से ये खबर सोनिया को दे दी। इधर शिवाय अपने कैबिन में बड़बड़ाते हुए आया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हे महादेव, ये सब क्या ही रहा है? अरे मेरी ही पत्नी के सामने वो लड़की मुझे छेड़ रही है, हद हो गई ये तो। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की कि तभी उसे अयाना का गुस्से भरा चेहरा याद आ गया। वो फिर से बड़बड़ाते हुए बोला, क्या महादेव, अभी तो मेरी बीवी ठीक से मेरी हुई भी नहीं है और आप पहले ही मेरा तलाक कराने पर तुले हो। उसने अपना सर झटका और अपना काम करने लगा। इधर आज अयाना का गुस्से 7वें आसमान पर था। अपने गुस्से में उसने बेचारे अब तक 2 एम्प्लॉय को छोटी सी गलती पर ही फायर कर दिया था। अंजलि, जो किसी काम की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर आई हुई थी, उसने देखा कि एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी, रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है और काफी परेशान लग रहा है। मोना ने ध्यान से उनकी बातें सुनी तो वो आदमी रिसेप्शनिस्ट से बोल रहा था, मैम प्लीज आप एक बार अपनी बॉस से बात तो कीजिए, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया था और ये कार्ड भी दिया था। रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र उस कार्ड को देखा, फिर उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली,
एक बार खुद को देखो और तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो न वो एशिया की नंबर 1 बिजनेस वुमन है, वो तुम जैसे लोगों की तरफ देखती तक नहीं है और वो तुम्हें खुद बुलाएंगी। और रही इस कार्ड की बात तो जरूर ये कार्ड कहीं गिर गया होगा और तुमने इसे उठा लिया। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो यहाँ से। इतना बोल उसने सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर दिया। कुछ देर में गार्ड्स आ गए। उस आदमी ने लाचारी से एक बार उन सबको देखा, फिर वहां से जाने लगा। तभी अंजलि ने वहां आके उस आदमी को रोका। अंजलि की आवाज सुन वो आदमी अपनी जगह रुक गया। उसने आस भरी नजरों से अंजलि को देखा तो अंजलि ने गुस्से से उस रिसेप्शनिस्ट को घूरा और बोली, रोजी ये बताओ कि इस कंपनी की ओनर कौन है। रोजी ने हिचकिचाते हुए कहा, अयाना मैम। अंजलि उसे घूरते हुए, तो इस कंपनी में किसको आना चाहिए और किसको नहीं इसका डिसीजन कौन लेगा। रोजी ने फिर अटकते हुए कहा, अयाना मैम। इस बार अंजलि ने थोड़ा चिल्ला कर कहा, तो तुम होती कौन हो किसी को भी इस कंपनी से बाहर निकालने वाली। अंजलि की ऐसी कड़क आवाज सुन रोजी डर से कांप गई। उसने जल्दी से अंजलि से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि ने उसकी माफी को इग्नोर करते हुए रोजी से कहा, 15 मिनट बाद मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मेरी डेस्क पर चाहिए। अंजलि के इतना बोलते ही रोजी अंजलि के आगे हाथ जोड़ माफी मांगने लगी। अंजलि ने उसे पूरी तरफ से इग्नोर किया और उस आदमी की तरफ देख बोली, आप मेरे साथ आइए। वो आदमी बिना कुछ बोले अंजलि के पीछे पीछे चल गया। अंजलि उसे अपने साथ अयाना के कैबिन में लेके आए। अयाना का इस वक्त मूड काफी खराब था। इस वक्त वो पूरा फाइल में घुसी हुई थी। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने बिना अपना सर उठाए ही कहा, अंजलि प्लीज मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दो। जब अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया तो अयाना ने अपना सर उठा के देखा तो अंजलि के साथ एक आदमी और खड़ा था। अयाना ने गौर से उस आदमी को देखा। पुराने से कपड़े थे जो कहीं कहीं जगह से फैट हुए थे और उन पर सिलाई की हुई थी। अयाना के ऐसे देखने से वो आदमी थोड़ा असहज हो गया। आखिर वो इतनी बड़ी हस्ती के सामने खड़ा था, वो भी इस हालत में। अयाना सवालिया नजरों से अंजलि को देखने लगी। अंजलि ने एक नज़र उस आदमी को देखा, फिर अयाना को देख बोली, ये बोल रहे हैं कि इनको तुमने बुलाया है, क्या ये सच है। अंजलि की बात सुन अयाना हैरानी से उस आदमी को देखने लगी। अयाना को ऐसे चौंकते देख वो आदमी धीरे और अटकती हुई आवाज में बोला, मैं वंश और वंशिका का फादर हूँ। वंश और वंशिका का नाम सुनते ही अयाना को याद आया कि ये तो वही बच्चे हैं जो उस दिन उसे समुद्र किनारे मिले थे और उसने उनको अपना कार्ड दिया था और बोला था कि अपने पापा को इस कंपनी में भेज देना। अयाना ने उन्हें सीट पर बैठने को बोला। अयाना को ऐसा रिएक्शन देख अंजलि समझ गई थी कि ये आदमी सही बोल रहा है। अंजलि उन दोनों के लिए कॉफी लेने चली गई। अयाना ने मुस्कुराकर उस आदमी को देखा और बोली, वंश और वंशिका कैसे है। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जी वो ठीक है और आपको बहुत याद करते हैं। अयाना ने मुस्कुराकर उनसे कहा, जी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आपके। उस आदमी ने मुस्कुराकर अयाना को धन्यवाद कहा। उसे यकीन हो रहा था कि जिस लड़की से मिलने के लिए बड़े से बड़े लोग लीने लगा के खड़े रहते हैं, आज वो लड़की उसके सामने बैठ के उसके बच्चों की तारीफ कर रही है। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल अयाना की तरफ कर दी। अयाना ने वो फाइल ली और गौर से देखने लगी। उस आदमी का नाम विशाल जोशी था, उम्र 30 साल। अयाना ने कुछ देर फाइल देखी, तब तक अंजलि भी कॉफी लेके आ गई। उसने दोनों के सामने कॉफी रखी। अयाना ने फाइल बंद करते हुए अंजलि से कहा, अंजलि तुम इन्हें HR डिपार्टमेंट के हेड से मिलवा दो। अंजलि ने ओके कहा और विशाल को अपने साथ चलने को बोला। विशाल चेयर से उठते हुए मानवी से बोला, थैंक यू मैडम, मैं आपका ये एहसान। उसके इतना बोलते ही अयाना ने उन्हें टॉक दिया और बोली, मैं कोई आप पर एहसान नहीं कर रही हूँ, आप में काबिलियत है, इसी के बेस पर आपको ओए नौकरी मिल रही है। अब आप जाए और अच्छे से अपना काम समझ लीजिए। विशाल ने हाँ में सर हिलाया और अंजलि के साथ वहां से चला गया। अंजलि के जाते ही अयाना के कैबिन का डोर फिर से नॉक हुआ। अयाना ने फिर से सख्त लहजे में कहा, कम इन। अयाना की ऐसी सख्त आवाज सुन पहले तो शिवाय घबरा गया, फिर खुद के सर पर चपत लगाते हुए बोला, शिवाय वो तेरी बीवी है, तू उससे इतना घबरा क्यों रहा है। माना कि वो तेरी बॉस है पर तू भी उसका पति है, चल अब घबरा मत। इतना बोल शिवाय फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया, पर अंदर आकर अयाना का कठोर चेहरा देख उसका सारा कॉन्फिडेंस तेल ले चला गया। कुछ देर तक तो शिवाय की जुबान से आवाज ही नहीं निकली। जब अयाना को कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने सर उठा के देखा। अपने सामने शिवाय को देख अयाना उसे देखने लगी। वही शिवाय भी बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। दोनों को देख के लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके हैं। तभी अयाना के फोन की घंटी बजी, जिससे दोनों अपने होश में आए।
अयाना ने झट से फोन उठा लिया और कुछ देर बाद कर उसने शिवाय को देखा जो उसे ही देख रहा था। अयाना को खुद को ऐसे देखते देख शिवाय हड़बड़ा गया और अपना सर झुका लिया। शिवाय को देख अयाना को सुबह जो लिफ्ट के पास हुआ सब याद आ गया। उसने फिर से गुस्से अपनी मुठियां भिंच ली। उसने एकदम कड़क आवाज में कहा, कहिए मिस्टर शिवाय, कुछ काम था? अयाना की ऐसी आवाज सुन शिवाय एक पल को ठिठक गया, पर उससे पहले कि वो कुछ कहता अयाना बिल्कुल बेरुखेपन से बोली, मिस्टर शिवाय, अगली बार जब आपको काम हो तभी मेरे कैबिन में आइएगा, वरना ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अयाना का रूखापन सीधा शिवाय के दिल पर चुभा। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही अयाना ने अपना सर पकड़ लिया और खुद को कोसते हुए बोली, ये क्या कर रही हूँ मैं? क्यों मुझे इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों मैं उस लड़की को ऐसे शिवाय के साथ फ्लर्ट करते नहीं देख पाए? आखिर क्यों हो क्या गया है मुझे? और अभी अभी मैंने उस लड़की का सारा गुस्सा शिवाय पर उतार दिया। फिर खुद पर गुस्सा करते हुए बोली, अयाना तू तो ऐसी नहीं थी, फिर क्या हो गया है तुझे? क्यों तुझे फर्क पड़ रहा है? क्यों तुझे शिवाय की मौजूदगी इतना इफेक्ट कर रही है? फिर कुछ सोच, क्या इसलिए कि शिवाय मेरा पति है? हाँ शायद। इतना बोलते बोलते ही उसका हाथ अपने गले में पहने लॉकेट पर गया। लॉकेट पर हाथ जाते ही अयाना ने अपने दिमाग में आए सारे ख्यालों को झटक दिया और अपना काम करने लगी। इधर अंजलि भी विशाल को HR डिपार्टमेंट के हेड से मिलवा उन्हें अच्छे से समझा के आ गई थी। शाम के लगभग 6 बजे सारा ऑफिस स्टाफ कंपनी से बाहर निकल रहा था। अयाना और अंजलि ने भी अपना सामान समेटा और कंपनी के बाहर आ गई। दोनों कार में बैठ कंपनी से बाहर निकल गई। वही कंपनी के बाहर निकलते ही अयाना ने ड्राइवर से कार रुकवा दी और वही रुक शिवाय का वेट करने लगी। इधर अंजलि मन ही मन काफी खुश हो गई थी कि चलो अब ये शिवाय की फिक्र करती तो है। लगभग पूरी कंपनी खाली हो गई थी, केवल गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं था। जब शिवाय अब तक नहीं आया और अंजलि ने परेशान होते हुए कहा, ये शिवाय जीजू अभी तक क्यों नहीं आए? अयाना ने बस अपने कंधे उचका दिए। अंजलि ने अपना फोन निकाला और शिवाय को कॉल किया तो शिवाय ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया। कम से कम 3 या 4 बार ट्राई करने के बाद भी शिवाय ने जब कॉल पिक नहीं किया तो अंजलि और घबराहट होने लगी। अब तो अयाना को भी उसकी फिक्र हो रही थी। अंजलि ने अयाना को देखते हुए कहा, कहाँ चले गए ये जीजू? ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? तभी उसने अयाना को देखते हुए कहा, आयु कहीं तूने तो जीजू को कुछ कह तो नहीं दिया है? अयाना दे से ही अंजलि का जवाब देने वाली थी कि तभी उसे आज दिन में जो हुआ वो सब याद आ गया। अब अयाना को महसूस हो रहा था कि आज दिन में वो कितना ज्यादा बोल गई थी और साथ ही साथ उसे गिल्टी फील भी हो रहा था। अयाना को ऐसे चुप देख अंजलि समझ गई कि जरूर अयाना ने ही कुछ बोला था शिवाय को, जिस वो ऐसे कहीं चला गया। अंजलि ने अयाना को घूरते हुए कहा, अब बताएगी तूने क्या कहा था जीजू को? अयाना ने एक लंबी सांस ली और आज दिन में जो हुआ वो सब अंजलि को बता दिया। अयाना की बात सुन अंजलि को गुस्सा तो इतना आया कि अगर ये उसकी दोस्त न होती तो अब तक तो वो उसका सर फोड़ चुकी होती। अंजलि गुस्से से अयाना से बोली, आयु मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, आखिर तू किसी और का गुस्सा किसी और पर कैसे निकाल सकती है? और वो तो कोई और भी नहीं है, तेरा पति है वो, तू समझ क्यों नहीं रही है? आयु शिवाय बाकी लोगों जैसा नहीं है, वो अलग है, काफी इमोशनल लड़का है वो, छोटी से छोटी बात भी उन्हें हट कर जाती है और तुझे नहीं पता तूने अनजाने में ही उन्हें कितना हट किया है। इतना बोल अंजलि गुस्से में अपना मुंह फेर बैठ गई। अयाना ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई। अयाना को उतरता देख ड्राइवर अंकल ने उसे रोकना चाहा तो अंजलि उन्हें रोकते हुए बोली, उसे जाने दीजिए काका, वो अपने पति को ढूंढने जा रही है। अंजलि की बात सुन ड्राइवर अंकल ने भी कुछ नहीं कहा और गाड़ी आके बढ़ा दी। ऐसी मोर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दी। बाय बाय।